हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे और फर्स्ट क्लास होंगे। एक बार फटाफट से सभी लोग जल्दी से जुड़ जाइए। और आप सभी को 2022 की शुरुआत मतलब विश यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। बहुत बहुत ढेरों शुभकामनाएं आप सभी को मेरी तरफ से। उम्मीद करूंगा कि इस साल में जो भी आप चाहते हैं अपने जीवन में, चाहे वो अच्छा ही चीज हो, ठीक है, वो सभी अच्छी चीजें जो आप चाहते हैं अपने जीवन में वो सभी चीजें आपको मिल जाए। बस वो आपके लिए अच्छी हो और आपके भविष्य के लिए अच्छी हो। वो सभी चीजें ईश्वर आपको जरूर दे और मन लगाकर दिल से बिल्कुल दोबारा से एक बार शुरू कीजिए, क्योंकि साल की नई शुरुआत हुई है। तो एक बार आप लोग भी कोशिश कीजिए एक बार नई शुरुआत करने की। जहां छोड़ा जहां खत्म किया वो अलग बात थी, जहां से शुरू करोगे वो एक अलग चीज होगी, वो एक अलग रास्ता होगा, एक अलग शुरुआत होगी। तो पूरी कोशिश कीजिए कि 2021 में जो भी कमियां रही, आपने जिन भी चीजों पर कम काम किया, जो भी आपको लगता है कि आपने भाई ये वाली स्ट्रेटेजी नहीं अपनाई, ये कमी छोड़ी, तो उन सभी चीजों को इस साल में दुरुस्त कीजिए, अच्छे से मैनेज कीजिए। मैं उम्मीद करूंगा कि भविष्य सुनहरा होगा। 2023 की जब शुरुआत होगी, पता नहीं कहाँ होऊंगा कहाँ नहीं होऊंगा, मगर शायद तब आप को मैं बोल रहा हूँ ये बात कि भाई बहुत बढ़िया, बहुत सारी शुभकामनाएं, एक आपकी अच्छी नौकरी लग गई है और ज्वाइन आपने कर लिया है और अब आप एक सरकारी अधिकारी हैं। बाकी जो भी जीवन में जो कुछ करना चाहता है वो सभी चीजें उसको मिले। चलिए एक बार क्लास को फटाफट शेयर कर दीजिए। मेरी ब्लेसिंग्स आप सभी के साथ हैं। उम्मीद करूंगा भगवान कृपा करे आप सभी लोगों पर, बहुत ही ज्यादा कृपा करे। जो भी अच्छी चीजें आप चाहते हैं वो सभी चीजें आपको मिल जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास की। लोकेश कुमार जी बहुत बहुत स्वागत है। विश यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं मेरी तरफ से। जीनियस जी, दयाल राउत जी, अंजलि जी, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का क्लास में। चलिए स्टार्ट करते हैं। कल 31 दिसंबर था, आज 1 जैन है। साल की नई शुरुआत हो गई है। एक बार नई शुरुआत करके देखते हैं, मगर कुछ ऐसे सवालों के साथ जो आपको करवा दिए हैं, मगर बाकी बचे हुए सवाल मैंने करवाए नहीं थे, उन सबको भी साथ साथ टैकल करवा दूंगा। जनरल स्टडीज और जनरल नॉलेज, इन दोनों चीजों को हम डील करेंगे। कौन कौन से एग्जाम्स को मैं टारगेट करता हूँ? तो मैं टारगेट करता हूँ एसएससी के ऑल एग्जाम्स को, चाहे वो एसएससी का कोई भी एग्जाम क्यों ना हो। आप मेरी क्लासेस लीजिए, आप गारंटीड सफलता आपको प्राप्त हो जाएगी जीके जीएस वाले सेक्शन में। इसके साथ साथ रेलवे के आप किसी भी एग्जाम की तैयारी क्यों ना कर रहे हो, चाहे वो जेई वाला एग्जाम भी क्यों ना हो, आपको मेरे पढ़ाए हुए सवाल जरूर मिलेंगे। साथ साथ स्टेट पीसीएस तक भी मैं डील कर लेता हूँ। इजीली आप इतना अगर पढ़ के जाएंगे मेरा पढ़ाया हुआ कंटेंट, तो आपका काम चल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। अगर आपने किसी भी प्लस कोर्स को लिया है तो वहां पर आपको ये सभी फीचर्स नजर आएंगे। पर्सनल गाइडेंस, टेस्ट एनालिसिस, एक्सपर्ट गाइडलाइंस, स्टडी प्लानर, स्टडी मटेरियल, वीकली टेस्ट और अनलिमिटेड एक्सेस, ये सभी चीजें। साथ के साथ ये प्लस कोर्स है, एक 5 जनवरी 2021 से एक कोर्स आ रहा है, इसमें भी जरूर पार्टिसिपेट कीजिए। साथ के साथ ये आइकॉनिक फीचर्स रहेंगे। आइकॉनिक फीचर्स लाइक आस्क अ डाउट बाय अन अकेडमी, इसके लिए एक वेबसाइट भी डिजाइन कर दी गई है, अन अकेडमी वेबसाइट। यहाँ पर भी आप अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं, चाहे आपका सब्जेक्ट ओरिएंटेड, चाहे सब्जेक्ट रिलेटेड आपका कोई भी डाउट क्यों ना हो, किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड आप उस डाउट को क्लियर कर सकते हो इस प्रक्रिया के माध्यम से, ये जो आपके सामने दी गई है। साथ के साथ ये कुछ टेस्ट सीरीज रहेंगी, ये अन अकेडमी लर्नर एप्लीकेशन पे आपको नजर आएंगी। इसमें भी पार्टिसिपेट कीजिए। अन अकेडमी लर्नर एप्लीकेशन को डाउनलोड भी जरूर कीजिए जिसने डाउनलोड नहीं किया है। साथ के साथ ये एक और आइकॉनिक फीचर रहेगा, रेज योर हैंड आइकॉनिक फीचर है। इस फीचर का इस्तेमाल भी आप अपने अन अकेडमी लर्नर एप्लीकेशन पे कर सकते हैं चलती हुई क्लास में अपने डाउट को क्लियर करने के लिए। साथ के साथ ये 2 जनवरी 2022 को करवाया जाने वाला एक कॉम्बैट है, इसमें पार्टिसिपेट जरूर करना। इस बार रीजनिंग का है। पार्टिसिपेट करते टाइम यूज करना मेरा कोड CM10, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक आपको मिल जाएगा, वहां से क्लिक करके सीधा पार्टिसिपेट करना। अगर आप विजेता बनते हैं तो 1 करोड़ तक की स्कॉलरशिप आपको दी जाएगी। साथ के साथ बिगेस्ट सरप्राइज में भाई साहब 22% डिस्काउंट आपको दे रहा है अन अकेडमी। साथ के साथ अगर आपने मेरा कोड यूज किया CM10 तो 10% का डिस्काउंट आपको और मिल जाएगा। तो एक बहुत ही लाभदायक आपके पास डील है, उसको जरूर लीजिए। चलिए इसके साथ साथ ये कोर्सेज आपके सामने मौजूद हैं। अब इसमें मैंने आपको बता दिया कि 22% तो मिल रहा है। साथ साथ अगर आपने यूज किया मेरा कोड CM10 तो और अच्छा आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। पर मंथ पे जाएंगे तो इतना पे करना पड़ेगा, 12 महीने पे जाएंगे तो इतना, और अगर पर मंथ पे जाएंगे तो इतना। और ये प्राइस पे नहीं करना तो मैंने बता दिया 22% वाला भी वैलिड चल रहा है अभी। और साथ साथ इसमें आपको मेरा कोड यूज करने पे 10% का डिस्काउंट और मिल जाएगा। तो एक जबरदस्त आपके लिए ऑफर है, जरूर इसमें भी एनरोलमेंट कीजिए। चलिए ऑल सेट, लेट्स क्रैक इट। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। पहले कुछ सवाल आपको पुराने मिलेंगे, बाद में नहीं मिलेंगे। बिपिन साहू जी बहुत बहुत स्वागत है, विश यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। प्राची जी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको भी मेरी तरफ से, हैप्पी न्यू ईयर। शिवांगी जी,
विश यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। चलिए स्टार्ट करते हैं। कुछ सवाल पहले पुराने हैं, 10 क्वेश्चंस पुराने हैं, उसके बाद नए क्वेश्चन है। मैं अपनी कोई भी पीडीएफ पीपीटी वेस्ट नहीं करता हूँ क्योंकि मैं बहुत चुनिंदा क्वेश्चन ही लेकर आता हूँ, इसीलिए। पहला सवाल है, वेयर इन इंडिया खुशुक बकुला रिम्पोची एयरपोर्ट भारत में कहां पर मौजूद है? इसके बारे में कल विस्तार पूर्वक आपको बताया था। जल्दी से जवाब दे दीजिए फटाफट से। ऑप्शन है पुडुचेरी, लद्दाख, मणिपुर या फिर त्रिपुरा। अगर त्रिपुरा का दौरा आप करना चाहेंगे, आप चाहेंगे त्रिपुरा के बारे में पढ़ना, तो सबसे इंपॉर्टेंट सवाल जो मुझे लगता है वो यही लगता है कि भारत और बांग्लादेश के बीच जो सीमा है, भारत और बांग्लादेश के बीच जो सीमा है, उस सीमा को हम जानते हैं किस नाम से? भारत और बांग्लादेश के बीच जो सीमा है, उस सीमा को हम जानते हैं रेड क्लिफ लाइन के नाम से, रेड क्लिफ लाइन के नाम से। और अगर ऑप्शन में ये ना हो तो वहां पे 2 बीघा जमीन दिया हो सकता है, 2 या 3 बीघा जमीन, तो उसे आप टिक कर देना, वहां से भी काम चल जाएगा। ठीक, दोनों ऑप्शन में दे रखे हो तो सर ये टिक कर देना। रेड क्लिफ लाइन को कब बनाया गया था? रेड क्लिफ लाइन को बनाया गया था 17 अगस्त 1947 को। जिस व्यक्ति ने इस लाइन को तैयार किया था मैप पर, उन्हीं के नाम पर इस लाइन का नाम रखा गया रेड क्लिफ लाइन। भारत और पाकिस्तान के बीच विभाजन का जो लाइन थी उसे हम जानते हैं रेड क्लिफ लाइन से। और आप सभी लोग जानते हैं बांग्लादेश को पहले ईस्ट पाकिस्तान के नाम से ही जाना जाता था, इसीलिए मैंने आपको बोला कि रेड क्लिफ लाइन के ज्यादा चांसेस हैं। साथ के साथ अगर हम बात करें बांग्लादेश और त्रिपुरा के बीच, भारत का एक राज्य है जिसका नाम त्रिपुरा है, तो भारत बांग्लादेश और त्रिपुरा के बीच जो सीमा बनती है, उस सीमा को हम जानते हैं 0 डिग्री लाइन के नाम से। किस नाम से? 0 डिग्री लाइन के नाम से जानते हैं हम इस सीमा को। तो ये वाला पॉइंट भी याद रखना, ये वाला पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है। साथ साथ बांग्लादेश में जो प्रधानमंत्री है उनका नाम है शेख हसीना। बांग्लादेश में जो प्रधानमंत्री है उनका नाम है शेख हसीना। बांग्लादेश के राष्ट्रपति का नाम बता दीजिए। एयरपोर्ट कहां पर मौजूद है? तो सर एयरपोर्ट मौजूद है लद्दाख में। लद्दाख में कहां पर? लेह में। जल्दी से लद्दाख के एलजी का और नाम बता दीजिए। सर मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप मुझसे 50 बार पढ़ लीजिए, मैं इस क्वेश्चन को 50 बार पढ़ाऊंगा ना उठा के, तो 51वीं बार भी अलग तरीके से पढ़ा सकता हूँ। इतने सारे क्वेश्चंस हैं पढ़ाने के लिए आप लोगों को मेरे पास। ठीक, क्लास को एक बार शेयर कीजिए फटाफट से, क्लास को एक बार लाइक भी कर दीजिए और जवाब देने की कीजिए यहाँ पर कोशिश। मनीष कुमार जी, विश यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर सर। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको आने वाले भविष्य के लिए, आपके और आने मतलब नए साल के लिए भी। एलजी बता दीजिए मुझे कौन है, लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है लद्दाख के? एयरपोर्ट कहां पर है? लद्दाख, लेह लद्दाख में है। रेड क्लिफ लाइन के बारे में हमने कहां से पढ़ा? त्रिपुरा के बारे में हमने डिस्कस किया, वहां से हमने पढ़ा। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना है। राष्ट्रपति कौन है मैं ये जानना चाहूंगा। बांग्लादेश के राष्ट्रपति कौन है मैं ये जानना चाहूंगा। इसका जवाब और दे दीजिए। बाकी मेरी तरफ से कंप्लीट मानिए क्वेश्चन को, जब दोबारा पढ़ेंगे तो अगले तरीके से पढ़ेंगे। सरदार जी वेरी गुड इवनिंग सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल। इन विच पार्ट ऑफ इंडिया इज द लाल बाग बॉटनिकल गार्डन लोकेटेड? ये जो लाल बाग बॉटनिकल गार्डन है ना सर, ये भारत में कहां पर मौजूद है? सवाल यहाँ पर ये है। चलिए जी जवाब दीजिए। लाल बाग बॉटनिकल गार्डन भारत में कहां पर मौजूद है? क्या रहेगा इस सवाल का सही जवाब? लाल बाग बॉटनिकल गार्डन वाले क्वेश्चन का आंसर। वनिता ठाकुर जी, विश यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। आपको बहुत बहुत ढेरों शुभकामनाएं मेरी तरफ से, और आपको और आपकी फैमिली को भी बहुत सारी ढेरों शुभकामनाएं। चलिए, ये जो लाल बाग बॉटनिकल गार्डन है ना, ये भारत में कहां पर मौजूद है? सर मैंने इस सवाल को कल भी पढ़ाया था, दोबारा से एक बार थोड़ा सा रैपिड फायर तरीके से डिस्कस कर लेते हैं। लाल बाग के गणेश जी के बारे में आपने जरूर सुना होगा। वो लाल बाग के विशालकाय पंडाल के बारे में भी आपने जरूर सुना होगा, जो गणेश महोत्सव में लगाया जाता है, जो गणेश महोत्सव में लगाया जाता है, इसके बारे में भी आपने जरूर सुना होगा। मैंने कल सवाल पूछा था कि ये जो गणेश महोत्सव है ना, इसकी शुरुआत करने वाले का नाम क्या था भारत में? तो उनका नाम था लोकमान्य तिलक। उनका नाम था लोकमान्य तिलक। तो आप तिलक जी को याद रखिएगा, ठीक हो जाएगा अपने आप गणेश महोत्सव। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सर कब शुरू किया था? जितनी मेरी याददाश्त स्ट्रॉन्ग है सर, साल मेरे ख्याल से 1893 था, 1893 था। क्लियर। एक सवाल आप लोगों से और पूछना चाहूंगा, वो जो नटाल कांग्रेस थी ना, जिसे हम नेटल कांग्रेस या फिर नटाल कांग्रेस के नाम से भी जानते हैं, इसकी स्थापना कब करवाई गई थी, कहां करवाई गई थी और किसके द्वारा करवाई गई थी?
ये और जवाब दे दीजिए मुझे केवल, ठीक। और लाल बाग बॉटनिकल गार्डन कहाँ पर मौजूद है ये आपको बताना ही पड़ेगा। बहुत बढ़िया जी, कर्नाटका। सुशील कुमार जी बहुत बहुत स्वागत है। बाल गंगाधर तिलक जी बहुत बढ़िया। तिलक साहब के बारे में मैंने आपको समझा ही दिया, ईयर मैंने आपको समझा दिया 1893। 1893 जब मैंने उठाया ना, तो उसके लगभग आसपास या तो 2 साल पीछे या 2 साल आगे आपको एक पार्टी की स्थापना होते हुए नजर आएगी साउथ अफ्रीका में। उनको उसकी स्थापना कौन करेगा? तो महात्मा गांधी जी के द्वारा उसकी स्थापना की जाएगी। कहां पर की गई, सवाल मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ केवल। सवाल का सही जवाब सर कर्नाटका है। साउथ का सबसे बड़ा राज्य भी कर्नाटका है। कर्नाटका के सीएम का नाम बोमाई है। क्लियर? ये 3-4 सवाल तो वहां से टैकल हो जाएंगे। गवर्नर का नाम तवरचंद गहलोत है। अगर आप नडाल कांग्रेस तक पहुंचेंगे ना, तो आपको पढ़ना पड़ेगा गांधी जी के बारे में थोड़ा बहुत और कुछ, ठीक है। आपको क्या लगता है कि गांधी जी साउथ अफ्रीका क्यों गए थे? पढ़ा किसी किताब में कि गांधी जी साउथ अफ्रीका गए क्यों थे? सर गांधी जी अपनी वकालत करके आ गए, लंदन से अपनी वकालत करके पूरी आ गए, बैरिस्टर बनकर आ गए। सर बैरिस्टर बनके तो आ गए, मगर भारत आने पर उन्हें भारत के कानूनों के बारे में नहीं पता था कि भारत के कानून क्या है, उस चीज के बारे में तो पढ़ा नहीं। इसके अलावा उनको एक छोटा साधारण सा डॉक्यूमेंट बनाना भी नहीं आता था। धीरे धीरे करके डॉक्यूमेंट बनाना सीखा। भाई काम करते थे दीवान का, तो उनकी सिफारिशों पर जो बड़े बड़े वकील होते थे ना, बड़े बड़े वकील जो छोड़ देते थे छोटे मोटे केस, अपने भाई की सिफारिश पर वो केस उनके पास आने लगे, धंधा भी जम गया। मगर धीरे धीरे उन्हें ऐसा लगा, एहसास हुआ कि भाई नहीं ठीक है। और एक इंसिडेंट और था कि उनके भाई के ऊपर भाई कोई करप्शन के चार्जेस लगे। जो व्यक्ति ये करप्शन के चार्जेस को डील कर रहा था ना, वो गांधी जी के साथ लंदन में ही पढ़ा था, बैरिस्टर की पढ़ाई करी थी, यहाँ वो अधिकारी बनकर आया था। गांधी जी जाएंगे उसके पास और जाकर उसे थोड़ा बोलेंगे कि भाई देखिए, और वो गांधी जी की बड़ी जबरदस्त बेइज्जती करेगा, अपने गार्ड को बुलाकर भगा, मतलब धक्का देके बाहर भगवा देगा। तो ये सब चीजें भी कहीं ना कहीं आहत करेंगी। और इसी बीच पर एक भाई के पास एक पत्र आएगा कि भाई आपके भाई महात्मा गांधी, मतलब गांधी जी पढ़कर आए और हमारा एक मुकदमा चल रहा है, तो जाएंगे तो कुछ मदद करेंगे और इसके बदले में मेरे ख्याल से 120 पाउंड के आसपास दिए जाएंगे। ऐसा कुछ पैसा डिसाइड हुआ था। तो गांधी जी भी देश छोड़ने के मूड में ही थे, निकल जाएंगे, वहां जाएंगे और वहां जाकर जो पूरी एक देखते हैं आप कायाकल्प हो जाएगी, ठीक है। ये कहानी तो आपने जरूर सुनी होगी कि गांधी जी को निकाल दिया गया था भाई, ट्रेन से धक्का दे दिया गया था, ट्रेन से निकाल दिया गया था उनके पास, जबकि फर्स्ट क्लास की टिकट थी। उन्हें बोला कि आप 3rd क्लास में बैठेंगे, उन्होंने मना कर दिया कि भाई मैं नहीं बैठूंगा, तो जोर जबरदस्ती करके उनको निकाला गया। घंटों तक स्टेशन पर ही बैठे रहे, मगर दोबारा से फर्स्ट क्लास के डब्बे में बैठ के जाने की कोशिश करी। उसके बाद जब दोबारा से बैठकर जाने की कोशिश करी, तो एक अंग्रेज के द्वारा उनके साथ मारपीट भी की गई और बहुत जबरदस्त तरीके से उन्हें लिटाकर लातों से भी मारा गया। ये वाली स्टोरी भी आपको मिलेगी जब आप पढ़ेंगे माई एक्सपेरिमेंट विद माई ट्रूथ, जो गांधी जी की आत्मकथा है। क्लियर? किसी दिन और विस्तार से बात करेंगे इस चीज में। मगर नेशनल कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, केवल मुझे ये बता दीजिए, ठीक है। नेशनल कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? सर प्लेलिस्ट बनाओ, ठीक है जी, मैं बोल दूंगा। ये नेशनल कांग्रेस की स्थापना मुझे बता दीजिए सर, बहुत कुछ मिलेगा आपको पढ़ने के लिए। मेरे ख्याल से आपने आज तक जीवन में ये नहीं पढ़ा होगा कि भाई गांधी जी वापस आ जाएंगे साउथ अफ्रीका से, फिर दोबारा जाएंगे, ठीक है। अब जब दोबारा साउथ अफ्रीका जाएंगे तो अपनी वाइफ को भी लेकर जाएंगे, ठीक है, बच्चे को भी लेकर जाएंगे और बहन का जो बेटा था उसे भी लेकर जाएंगे साथ में। और उन्हें वहां शिप से उतारा ही नहीं जा रहा था, शिप से उतारा ही नहीं जा रहा था, क्योंकि लोग बाहर वेट कर रहे थे मारने के लिए। उसके पास एक अधिकारी आएगा, वो बोलेगा कि आपको छुप कर नहीं जाना चाहिए रात के अंधेरे में, वरना बदनामी होगी, आपको चलना चाहिए। उतरेंगे, कोई देख लेगा दूर से और आवाज लगाएगा वो जा रहा गांधी, ऐसे इस प्रकार से आवाज लगाई जाएगी और लोग उनके पीछे भागेंगे मारने के लिए, उन्हें मारेंगे। बड़ी मुश्किल से उन्हें एक घर में छुपाया जाएगा। उसके बाद पुलिस अधिकारी को बुलाया जाएगा, फोन किया जाएगा कि भाई ऐसी ऐसी, संदेश भिजवाया जाएगा, फोन नहीं संदेश भिजवाया जाएगा। वो पुलिस अधिकारी बोलेगा मैंने पहले ही बोला था कि आपको हमारे पास रुकना चाहिए, हमारी हमारी सिक्योरिटी में आपको रुकना चाहिए। फिर वो पुलिस वाला आएगा, भीड़ को डाइवर्ट करेगा ये बोलकर कि गांधी बाहर निकलो तुम्हें मार देंगे, इस प्रकार से मार देंगे, आज तुम्हें मार देंगे। उसके बाद गांधी जी का भेष बदलकर उन्हें दूसरे वस्त्र पहनाकर उसी भीड़ में से ले जाया जाएगा। उसके बाद वो पुलिस अधिकारी वहां बोलेगा कि आप लोगों में से अगर 4 लोग तैयार हैं तो मेरे साथ अंदर चलिए, हम जाकर जांच पड़ताल कर लेते हैं कि कोई अंदर मौजूद है भी या नहीं। जब 4 लोग अंदर जाएंगे, गांधी जी वहां मिलेंगे नहीं, परिवार के लोग मिलेंगे और पुलिस वाला समझाएगा कि परिवार वालों से तो आपकी कोई दुश्मनी है नहीं। ऐसे कर कर भीड़ को तितर बितर किया जाएगा। ये स्टोरी भी आपको मिलेगी जब आप पढ़ेंगे माई एक्सपेरिमेंट विद माई ट्रूथ, महात्मा गांधी जी की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशन ह्यूमन सेटलमेंट प्रोग्राम
यूएन हैबिट लोकेटेड। संयुक्त राष्ट्र मानव निपटान कार्यक्रम यूएन हैबिट का मुख्यालय कहां पर स्थित है? चलिए जी 1894, बहुत बढ़िया जी। नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दिया, थोड़ा समझा देता हूँ ना यार, तो मुझे अच्छा लगता है कि 4 चीजें आपको समझा दी सर, क्योंकि ये किताबों में ही मिलेगा, ये ज्ञान क्वेश्चंस में मिलता नहीं है। अगला सवाल, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशन ह्यूमन सेटलमेंट प्रोग्राम लोकेटेड? संयुक्त राष्ट्र मानव निपटान कार्यक्रम का मुख्यालय कहां पर मौजूद है? हेडक्वार्टर कहां पर मौजूद है? फटाफट जवाब देने की कोशिश कीजिए भाई, बेसिक सवाल है। न्यूयॉर्क में है, नैरोबी केनिया में है, रोम इटली में है, या फिर जेनेवा स्विट्जरलैंड में है? सवाल का सही जवाब है सर ऑप्शन नंबर बी, नैरोबी केनिया में ये मौजूद है। फटाफट मुझे बता दीजिए केनिया की राजधानी क्या है? कल भी ये सवाल आपको पढ़ाया था, केनिया की राजधानी क्या है? इस सवाल का जवाब भी दीजिए एक बार जल्दी से कमेंट करके फटाफट से। मैं लगाता हूँ अगला सवाल, थोड़ा सा फास्ट करते हैं क्वेश्चंस को। अबूजा इज द कैपिटल ऑफ विच कंट्री? अबूजा बता दीजिए किसकी कैपिटल है। साथ साथ मुझे आप बता दीजिए सर माले किसकी कैपिटल है? ये जो माले है ये किसकी कैपिटल है? इसके अलावा सर पोर्ट लुइस किसकी कैपिटल है? पोर्ट लुइस किसकी कैपिटल है ये मुझे बता दीजिए। ढाका बता दीजिए सर किसकी कैपिटल है? ठीक है जी। इसके अलावा सर मुझे काठमांडू बता दीजिए किसकी कैपिटल है? काठमांडू मुझे बता दीजिए किसकी कैपिटल है। इसके अलावा सर मुझे आप बता दीजिए भूटान की राजधानी क्या है? भूटान की राजधानी क्या है? इसके अलावा मुझे आप बता दीजिए सर पाकिस्तान की राजधानी क्या है? पाकिस्तान की कैपिटल क्या है? ठीक है। इसके अलावा सर आप मुझे बता दीजिए अफगानिस्तान की कैपिटल क्या है? ये सभी सवाल लिख लीजिए, ठीक है, ये सभी क्वेश्चन लिख लीजिए। माले किसकी कैपिटल है? पोर्ट लुइस किसकी कैपिटल है? ढाका किसकी कैपिटल है? अफगानिस्तान की राजधानी क्या है? काठमांडू की राजधानी क्या है? भूटान की राजधानी क्या है? करेंसी भी पूछता है भूटान की, तो भाई कि भूटान की करेंसी क्या है? इसके साथ साथ पाकिस्तान की राजधानी क्या है? ये सवाल भी ठीक है मेरे हिसाब से। इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? अबूजा इज द कैपिटल ऑफ सोमालिया, एंडोरा, नाइजीरिया, या फिर रोमानिया? रोमानिया के बारे में आपने जरूर सुना होगा, नहीं सुना तो सर सलमान खान की वो एक मित्र है इस समय जो उनकी दोस्त है, नाम तो मुझे नहीं ध्यान, मगर वो रोमानिया से बिलोंग करती है। रोमानिया एक ऐसी कंट्री है सर जहाँ पे महिलाओं की संख्या पुरुष के मुकाबले ज्यादा है। पुरुष कम पाए जाते हैं, महिलाएं जो है वो अधिक संख्या में मिलती हैं। सवाल का सही जवाब नाइजीरिया है, ऑप्शन नंबर सी है इस सवाल का सही जवाब। ठीक ठाक क्वेश्चन है, बेसिक है मगर इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा 4-5 आपके सामने और लिखे हैं। ढाका आप जानते हैं बांग्लादेश के, काठमांडू नेपाल की मिल जाएगी आपको। पाकिस्तान की बता दीजिए, माले आपको कहाँ की मिलेगी ये बता दीजिए। बेसिक सवाल है ये भी सर, कंट्री का नाम भी एम से ही शुरू होगा, यहाँ भी आप बेसिकली टिक कर पाएंगे, बहुत बेसिक सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खांग चंग डोनजोंगा नेशनल पार्क जो है, जो खांग चैंगजेंडोंगा जो नेशनल पार्क है ये कहां पर मौजूद है? सवाल यहाँ पर ये है, कैंगचेंडोंगजा नेशनल पार्क भारत में कहां पर मौजूद है? सिक्किम, उड़ीसा, असम, या फिर मिजोरम? इसका जवाब और दे दीजिए। और एक क्वेश्चन और पूछना चाहूंगा आपसे कि वो साल है 26 मार्च 1972, वो साल है सर 26 मार्च 1972 का वो वर्ष, ईयर, जब एक देश ने अपना पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया, इंडिपेंडेंस डे मनाया। बांग्लादेश ने पहली बार इंडिपेंडेंस डे कब मनाया सर? 26 मार्च 1972 को। अब सर जब इसको आजादी मिल गई ना, तो इंदिरा गांधी जी की जो पर्सनैलिटी थी वो बहुत ही ज्यादा फेमस हो गई, इंदिरा गांधी जी, क्लियर। इसके बाद लोगों में भी कहीं ना कहीं ये इच्छा जगी कि भाई हम भी, अगर हमारे ऊपर भी कोई राजा राज कर रहा है या हमें भी कहीं से प्रताड़ित किया जा रहा है, तो क्यों ना हम भी इंदिरा गांधी जी से गुहार लगाएं और खुद को भी आजाद करवा लें। और ऐसी ही गुहार ना कहीं सिक्किम में भी लगने लगी। वो आपको याद होगा साल 1947, या फिर आप 46 पे ही जाइए, 47 पे ही जाइए, कि भाई जिस देश को, जिस प्रांत को मिलना है भारत में वो मिल सकता है, जिसको नहीं मिलना वो स्वतंत्र रह सकता है, जिसको पाकिस्तान में जाना है वो पाकिस्तान में जा सकता है। या फिर एक ये वाला ऑप्शन भी दिया गया कि भाई आप हमें पैसा टैक्स वैक्स देते रहिए, हम आपको सेना की मदद करेंगे, टेलीकम्युनिकेशन की आपको मदद करेंगे, ये सभी चीजों की हम आपको हेल्प करेंगे, आप राजा हैं, राज करते रहिए। तो सिक्किम भी आपको उसी प्रकार का एक मिलेगा। भाई वहां भी लोगों में कहीं ना कहीं ये जागरूकता पैदा हुई कि यार जब ये इनको आजाद करा सकते हैं तो हम भी ना अब डेमोक्रेसी की तरफ बढ़ते हैं, लोकतांत्रिक की तरफ बढ़ते हैं और भारत में पूर्ण मिलान कर लेते हैं। इन्होंने साइन कर रखा था इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन है, ठीक है, जिसमें भाई इनको सेना की मदद मिलेगी, टेलीकम्युनिकेशन मतलब दूर संचार की मदद मिलेगी, ये था।
तो सिक्किम के लोग भी कहीं ना कहीं गुहार लगाने लगे। अब ये बात राजा को पता चली, राजा की वैसे ही हालत खराब थी ये वाला दृश्य देखकर, तो राजा खुद जाएगा इंदिरा गांधी के पास और बोलेगा हमें भी मिला लीजिए जी, हमारा भी विलय पूर्णतः करा लीजिए। तभी आप देखेंगे कि सिक्किम को पहले शहर राज्य बनाया गया था, उसके बाद पूर्ण राज्य बनाया गया था। शहर राज्य बनाने के लिए आर्टिकल 2 में 2A जोड़ा गया था और शेड्यूल 10 भी जोड़ा गया था, और इन दोनों को ही रिमूव कर दिया सर एक अन्य संविधान संशोधन से। मुझे केवल अमेंडमेंट जानने हैं, वो दोनों अमेंडमेंट कौन से हैं, मुझे केवल वो अमेंडमेंट जानने हैं, वो अमेंडमेंट कौन से हैं दोनों के दोनों। ठीक, 36वां संविधान संशोधन, बहुत बढ़िया। सवाल आपकी स्क्रीन पर जो मौजूद है सर, उसका सही जवाब सिक्किम है। जितना पॉइंट्स बोलता हूं ना, वो अगर पॉइंट्स आप लिख लोगे तो सर कोई ऐसा एग्जाम नहीं होगा जो क्लियर ना हो, तो ध्यान से लिखते चला करो, एक एक चीज जो समझा रहा हूं वो इंपॉर्टेंट है। क्लियर। सवाल का सही जवाब दे दिया। 2A और शेड्यूल 10 को किससे जोड़ा गया था, उसके बाद रिमूव किससे किया गया ये भी बता दीजिए। आपने पढ़ा होगा कि 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया 52वें संविधान संशोधन के माध्यम से सन 1985 में राजीव गांधी के द्वारा। मगर आप बहुत कम लोग ये जानते होंगे कि जब सिक्किम को शहर राज्य बनाया गया था, शहर राज्य, तब आर्टिकल 2 में 2A जोड़ा गया था और शेड्यूल 10 भी जोड़ा गया था, मगर बाद में इन दोनों को ही रिमूव कर दिया गया सर एक संविधान संशोधन से। दोनों संविधान संशोधन बता दीजिए मुझे, जिससे जोड़ा गया और जिससे हटाया गया। अभिषेक वर्मा का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। 36वां संविधान संशोधन, बहुत बढ़िया। तो 35 नहीं मिलेगा सर, एक 36 35 दोनों नहीं मिलने चाहिए। अभिषेक वर्मा का संबंध किससे है? ऑप्शन है वेट लिफ्टिंग, एथलेटिक्स, बॉक्सिंग या शूटिंग। आप सभी लोग जानते होंगे, आपने एक नाम सुना होगा कर्णम मल्लेश्वरी जी का, सुना है क्या नाम? अभी किस पद पर बैठी है ये बता दीजिए। कर्णम मल्लेश्वरी जी जो ये मिलेंगी, अभी किस पद पर बैठी है, तो ये बता दीजिए मुझे, किस पोस्ट पर अभी ये बैठी है। साथ साथ आपको जाना पड़ेगा सर, लगभग 22 साल पहले सन था सर 2000 का वो ईयर था, वर्ष था। ओलंपिक हो रहे थे सर सिडनी में। सिडनी कहाँ की कैपिटल है एक ये और बता दीजिए मुझे। सिडनी कहाँ की कैपिटल है, कहाँ की राजधानी है, ये और बता दीजिए। सिडनी में ओलंपिक हो रहे थे और सर कर्णम मल्लेश्वरी जी ने वेट लिफ्टिंग में, जिसे हम जानते हैं हिंदी में भरोत्तोलन के नाम से, वेट लिफ्टिंग में जिसे हम हिंदी में जानते हैं सर भरोत्तोलन के नाम से, इन्होंने जीता था यहाँ ब्रॉन्ज मेडल। कौन सा मेडल जीता था सर? ब्रॉन्ज मेडल इन्होंने जीता था। और अगर हम इस बार बात करें वेट लिफ्टिंग की, तो सर मीराबाई चानू जी का नाम आपने सुना होगा, मीराबाई चानू जी का। इन्होंने कौन सा मेडल जीत लिया सर? इन्होंने जीत लिया यहाँ सिल्वर मेडल। कौन सा ओलंपिक? ओलंपिक 2020 2020 टोक्यो। क्लियर। सवाल का सही जवाब उम्मीद करूंगा आप जानते हैं, फर्स्ट फिल्म फीमेल ओलंपिक, बहुत बढ़िया जी। सवाल का सही जवाब उम्मीद करूंगा आप जानते होंगे, शूटिंग है। ठीक है, सवाल का सही जवाब शूटिंग है। एक सवाल मैंने आपसे केवल पूछा है, ये कौन सा सिडनी कहाँ की कैपिटल है, ये मत बोलना ऑस्ट्रेलिया की है। सर ऑस्ट्रेलिया में कहाँ की कैपिटल है सिडनी, ऐसे पूछ रहा हूँ। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल कैनबरा है, हम सभी लोग जानते हैं मेरे ख्याल से, अब बेसिक हो गया सवाल। मगर ऑस्ट्रेलिया में कहीं की कैपिटल सिडनी भी है, ये सवाल सीजीएल में पूछा गया था, तो मुझे वही जगह जाननी है कि कहाँ की कैपिटल सिडनी है ऑस्ट्रेलिया में। क्लियर, एक तो ये नोट कर लीजिए। साथ के साथ मुझे ये बता दीजिए कि ओलंपिक्स ये जो 2000 वाले थे, हाँ बस एक क्वेश्चन ही छोड़ा आपके लिए, बाकी कुछ नहीं छोड़ा। हाँ, ये कर्णम मल्लेश्वरी जी अभी कौन से पद पर बैठी है? ये मीराबाई चानू, बहुत बढ़िया, मणिपुर एम्बेसडर ऑफ एम्बेकॉम। ठीक, बहुत अच्छे जी। ऑस्ट्रेलिया की नहीं है। नहीं क्वेश्चंस तो अगर देखें ना, मैं नहीं पूछूंगा आपसे तो काम कैसे चलेगा। देखिए, अगर जैसे मैं आपसे पूछ रहा हूँ मेरा नाम क्या है, तो अगर मुझे मेरा नाम पता होगा तभी तो मैं आपसे वो क्वेश्चन पूछूंगा। वैसे ही अगर मुझे पता है सिडनी भी कहीं की कैपिटल है, मैंने पढ़ा है, तभी तो मैं आपसे पूछ पा रहा हूँ कि बताइए सिडनी कहाँ की कैपिटल है। अब जैसे मैं यहाँ नाम लिख दूं एक डायनासोर का, मुझे खुद नहीं पता वो डायनासोर कौन है, तो मैं आपसे क्या बोलूंगा, बताइए उसके पैरों में कितने पंजे थे। अरे भाई मुझे खुद नहीं पता पंजे कितने थे, तो मैं कैसे आपको जज कर पाऊंगा। जो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ वो मैंने स्वयं पढ़ रखे हैं, इसीलिए आपको बोल रहा हूँ कि आप इस तरीके से इस ट्रेंड को फॉलो कीजिए, इसी से नौकरी लगेगी आपकी। क्लियर। अगला सवाल, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भारत में कहां पर मौजूद है? सवाल यहाँ पर, यह बहुत बेसिक सवाल है। इस सवाल को जब कल पढ़ाया था तो ये बताया था कि इस पार्क का पुराना नाम क्या था और इस पार्क का नया नाम क्या है। सेंटर वाला क्या मिल जाएगा आपको? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। यहाँ पर आपको मिल जाएगा सर जिम कॉर्बेट, यहाँ पर आपको मिल जाएगा रामगंगा, ठीक है, और यहाँ पर आपको मिल जाएगा सर हेले नेशनल पार्क।
तो ये तीनों सवालों के जवाब आपको पढ़ने पड़ेंगे। सवाल का सही जवाब उत्तराखंड है। ऑप्शन नंबर सी है इस सवाल का सही जवाब, और बिल्कुल क्लियर। बहुत बढ़िया जी, ऑप्शन नंबर सी है सवाल का सही जवाब, उत्तराखंड है इस क्वेश्चन का सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले सवाल की तरफ बढ़ चलते हैं। वेयर इन इंडिया इज द चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल सेलिब्रेटेड? ये भारत का कौन सा राज्य है जहां पे चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है? सिक्किम, मेघालय, नागालैंड या फिर मणिपुर? नागालैंड को आप सभी लोग जानते हैं कि लैंड ऑफ फेस्टिवल के नाम से भी इसे हम जानते हैं। किसे? नागालैंड को। नागालैंड को आप किसके नाम से जानते हो? तो सर नागालैंड को आप जानते हो लैंड ऑफ फेस्टिवल के नाम से, त्योहारों की भूमि के नाम से भी आप नागालैंड को जानते हो, ये भी याद रखना। सिक्किम, मेघालय, मणिपुर या फिर नागालैंड। सिक्किम के बारे में अभी आपने पीछे सवाल पढ़ा है। साथ साथ अगर मेघालय की बात करें तो भारत में हाफ हेवन, अर्ध स्वर्ग, मतलब अर्ध स्वर्ग, हाफ हेवन के नाम से किसे जाना जाता है? हाफ हेवन के नाम से आप जानेंगे मेघालय को। इसके साथ साथ वो केबुल लैमजो नेशनल पार्क जो है वो कहाँ पर मौजूद है? तो मैंने आपको बताया था मिजोरम और मेघालय कहाँ मिलेंगे? शेड्यूल नंबर 6 में। मणिपुर नहीं मिलेगा शेड्यूल नंबर 6 में। तो मणिपुर में क्या मौजूद है? केवला लैमजो नेशनल पार्क, जो एकमात्र वर्ल्ड का, विश्व का तैरता हुआ नेशनल पार्क है। ये भी याद रखना। सवाल का जवाब बता दीजिए बस केवल। बहुत बढ़िया, हॉर्नबिल फेस्टिवल, नागालैंड। चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल जो है वो 3 दिन मनाया जाता है। कहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है सर? शिलोंग में। शिलोंग कहाँ पर आपको मिलेगा? शिलोंग आपको मिल जाएगा सर मेघालय में। उम्मीद करूंगा चारों ऑप्शंस में कुछ ना कुछ हमने डील जरूर किया है, और ऐसा डील किया है जो ना पता हो, इस प्रकार से डील किया है। ऑप्शन नंबर बी सवाल का सही जवाब है मेघालय, और मेघालय में शिलोंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन इनिंग्स द जर्नी ऑफ इंडियन क्रिकेटर फ्रॉम 1947 इज ऑथर्ड बाय। एक किताब है, किताब का नाम है इंडियन इनिंग्स द जर्नी ऑफ इंडियन क्रिकेट फ्रॉम 1947। किसके द्वारा लिखी गई किताब है? किरण देसाई के द्वारा, सचिन तेंदुलकर के द्वारा, संजय मांजरेकर के द्वारा या फिर अयाज मेनन के द्वारा? चलिए, न्यू साउथ वेल्स की कैपिटल। चलिए जी, 9वें नंबर का सवाल है, इंडियन इनिंग्स किसकी किताब है? कल ही पढ़ाया था ये सवाल, तो मेरे ख्याल से आसान है, इजीली हम टिक कर सकते हैं ऐसी परिस्थिति में जब एक बार पढ़ रखा है। सवाल का सही जवाब अयाज मेनन है। ऑप्शन नंबर डी है इस सवाल का सही जवाब। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मान लीजिए चांसेस हैं पूछे जाने के, बिल्कुल रिसेंट का ही क्वेश्चन नहीं है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द करेंसी ऑफ जॉर्डन? जॉर्डन की मुद्रा क्या है? ऑप्शन है दिनार, टेंगे, युआन या पैसो। वो कल वाली आपने शायद घटना देख ली होगी कि भाई सऊदी अरेबिया के एक एम्बेसडर मिलने पहुंचे, पाकिस्तान के एक मंत्री थे, उनके साथ मुलाकात हुई थी। तो वो जो पाकिस्तान के मंत्री थे ना, वो पैर के ऊपर पैर रखे, वो जो स्टाइल होता है ना बैठ के यूं करके बैठने वाला स्टाइल, वो उस स्टाइल से बैठ गए। तो जो जूते की नोक थी ना, वो सऊदी अरेबिया के एम्बेसडर की ही तरफ थी। और अगर आप अरब कंट्रीज के बारे में पढ़ेंगे ना, तो सर अरब कंट्री में इसे बहुत बड़ी बेइज्जती माना जाता है कि अगर आप जूते की नोक उन्हें दिखा रहे हैं। तो भाई इसको बहुत ज्यादा सऊदी अरेबिया के जो लोग हैं, लोकल पब्लिक भी है, उन्होंने भी बहुत क्रिटिसाइज किया। उसके बाद पाकिस्तान के किसी सेक्रेटरी ने माफी मांगी, फॉरेन सेक्रेटरी जो उसने माफी मांगी है। इसके अलावा भी पाकिस्तान अपने तरीके से माफी मांगने की कोशिश कर ही रहा है। पैसे की बात है, आप सभी लोग जानते हैं सऊदी अरेबिया पैसा दे रहा है, ठीक है। चलिए जी, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, जॉर्डन कहाँ की राजधानी, जॉर्डन की मुद्रा क्या है सर? तो जॉर्डन की मुद्रा है दिनार। ऑप्शन नंबर ए है इस सवाल का सही जवाब। 10 क्वेश्चन हमने कल पढ़ लिए थे, 11वें क्वेश्चन से नया क्वेश्चन देखिए। 11th क्वेश्चन, गिरनार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भारत में कहाँ पर मौजूद है? गिरनार वन्य जीव अभ्यारण्य इनमें से किस राज्य में मौजूद है? राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार या फिर गुजरात? जिस भी राज्य के दौर पर, मतलब जिस भी राज्य के दौरे पर आप निकलो, घूमने के लिए निकलो, घूमने के लिए मतलब इमेजिनेशन में अपनी अपनी इमेजिनेशन का इस्तेमाल करते हुए, ठीक है, उस राज्य के बारे में सब कुछ पढ़ लो उस टाइम एक ही बारी में, छोड़ो मत कुछ भी। ऑप्शन राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार या फिर गुजरात, क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? फटाफट जवाब देने की कोशिश कीजिए। पैसा भाई ऐसी चीज है दुनिया में जो सबको झुका देता है। मतलब इतना जिंदगी का एक्सपीरियंस लेने के बाद, पढ़ाई करने के बाद यही चीजें समझ आती है कि रिश्ते, प्यार, मोहब्बत,
पढ़ाई तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है, पढ़ाई का कोई कंपैरिजन नहीं है। मैं पढ़ाई को कभी भी पैसे से नहीं तोल सकता, क्योंकि जितना आप पढ़ोगे उतना आप धनवान बनते चले जाओगे। पढ़ाई भी वो वैल्यूएबल चीज है, ठीक है। मगर हाँ, पैसा पैसा जीवन में बहुत आवश्यक है भाई। बिना पैसे के आप मान लीजिए, बिना पैसे के पास आपके पास कुछ भी नहीं है। आपकी ईमानदारी, आपकी, आपने संकल्प, जैसे मान लीजिए आपने संकल्प लिया कि ऐसा ही बनना है यार, ठीक है, वो सभी चीजें कुछ भी नहीं है। वो जो एक कहावत आपने सुनी होगी ना कि भाई साहब, शादी के लिए पहले कास्ट का सेम होना जरूरी है, फिर परिवारों का सेम होना जरूरी है, फिर भाई साहब जो लड़का और लड़की है वो मान जाए उसका जरूरी है। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि किसी चीज का कोई जरूरी नहीं है, मतलब कोई भी चीज वहां पे जरूरी नहीं है, बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। केवल एक जरूरी चीज है कि आप कितने धनवान हैं, कितने पैसे वाले हैं, वो वहीं पर सब चीजों को बैलेंस कर देती है, बिल्कुल इक्वल कर देती है। गिरनार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सर आपको मिलेगी गुजरात में। अच्छा सवाल है, ऑप्शन नंबर डी सवाल का सही जवाब है। गुजरात की तरफ आप जाएंगे ना, तो सबसे पहला सवाल तो आपको ये मिलेगा तटीय सीमा वाला, कि गुजरात की जो तटीय सीमा है वो भारत में लॉन्गेस्ट है, लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन इन इंडिया, लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन इन इंडिया जो आपको मिलेगी कहाँ की, आपको मिलेगी गुजरात की। अगर वर्ल्ड में हम जाएंगे तो सर वर्ल्ड में आपको कनाडा की मिलेगी, ये याद रखना। इसके अलावा सरदार वल्लभ भाई पटेल की आपको जो मूर्त है, मतलब जो एक स्टैचू है, वो वहां पर मिल जाएगा, जो विश्व का सबसे ऊंचा स्टैचू है। ये आप जानते हैं किसके द्वारा वो बनाया गया था, डिजाइन किया गया था, रामवी सुथार के द्वारा। और उसका जो निर्माण किया वो किसने किया, उस कंपनी का नाम L&T आपको मिल जाएगा, लैरिसन एंड टर्बो उस कंपनी का नाम आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये सभी चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर इतिहास के पन्नों में आप जाओगे तो अकबर ने सबसे पहली बार समुद्र कहां पर देखा, गुजरात में देखा। अकबर की सबसे पहली बार पुर्तगालियों से भेंट कहां पर हुई सर, गुजरात में हुई। इसके अलावा एक बहुत ही विकसित जो बंदरगाह, मैं लोथल की बात नहीं कर रहा हूं, मैं ये बात कर रहा हूँ यूरोपियन शक्तियों के आगमन के समय की, तो सूरत भी एक बहुत ज्यादा डेवलप बंदरगाह था, बहुत जबरदस्त डेवलप बंदरगाह था, क्लियर। तो ये सभी चीजें भी आपको इतिहास के पन्नों में पढ़ने के लिए मिलेंगी। सवाल का सही जवाब गुजरात है, ऑप्शन नंबर डी। गुजरात की राजधानी आपको गांधीनगर मिलेगी, अहमदाबाद मत लगा देना। काटरा डैम भारत में कहां पर मौजूद है, कर्नाटका, हिमाचल प्रदेश, बिहार या फिर जम्मू और कश्मीर। चलिए, काटरा डैम कहां पर मौजूद है, सेकंड लार्जेस्ट आप बता रहे हैं आंध्र प्रदेश। वैसे अगर आप ऑफ द ट्रैक जाके पढ़ेंगे ना तो सबसे लंबी आपको कौन से दिखा देगा, अंडमान निकोबार वाली दिखा देगा, मगर वो प्रूव्ड नहीं है। प्रूव्ड हम क्यों बोलेंगे सर नहीं है, क्योंकि एसएससी ने हमें ये बोला। एसएससी ने जब ये सवाल एमटीएस में पूछा था कि इंडिया की सबसे लंबी कोस्टल लाइन कौन सी है, तो उसने यही जवाब वहां पर दिया कि गुजरात की है, और मेरे ख्याल से 1800 या 1600 के किलोमीटर के लगभग आसपास है। वैसे आप अंडमान निकोबार की पढ़ेंगे तो आपको सबसे लॉन्गेस्ट मिलेगी, वो भारत की मैं बात कर रहा हूँ, क्लियर। वर्ल्ड की आपने देख लिया, वर्ल्ड वाली जो है कनाडा वाली 2 लाख किलोमीटर के आसपास मेरे ख्याल से वो आपको नजर आएगी, मिलेगी, ठीक। काटरा डैम कहां पर मौजूद है, धोलावीरा डिक्लेयर यूनेस्को पेरिस, बहुत बढ़िया जी। सरदार वल्लभ भाई पटेल का स्टैचू 182 मीटर्स, बहुत बढ़िया। इसके अलावा सरदार को सरदार की उपाधि किसके द्वारा दी गई थी, तो आप सभी लोग जानते हैं बरदोली सत्याग्रह की जो महिलाएं थी ना, उनके द्वारा सरदार को सरदार की उपाधि दी गई थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल को मौका मिला बाहर जाके पढ़ने का, मगर उनके बड़े भाई ज्येष्ठ भ्राता, उन्होंने बोला पहले हम जाएंगे फिर तुम जाओगे, तो अपने आप को पीछे रखते हुए पहले ज्येष्ठ भ्राता गए बाहर से वकालत करके आए, फिर वो जाएंगे, और एमिनेंट लॉयर थे, अच्छे खासे बड़े वकील थे, क्लियर। सवाल का सही जवाब क्या है सर, सवाल का सही जवाब वो है कर्नाटका, ऑप्शन नंबर ए। ये कर्नाटका की राजनीति पढ़ने में मजा आएगा सर आपको। वैसे तो अगर आप इतिहास पढ़ेंगे तब भी मजा आएगा, मगर कर्नाटका की राजनीति पढ़ने में ज्यादा मजा आएगा अगर आप पिछले 3 साल की राजनीति उठाकर पढ़ेंगे। वाईवी येदुरप्पा के बारे में आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि भाई पॉलिटिक्स में ये भी होता है, ऐसे उठा पटक भी देखने के लिए मिलते हैं, क्लियर। अभी बोमाई बैठे हैं, वाईवी येदुरप्पा आप सभी लोग जानते हैं, उनसे पहले बैठे थे। उनसे पहले कांग्रेस के साथ एक पार्टी ने गठबंधन करके सरकार बनाई थी, वो बैठे थे। उनसे पहले भी वाईवी येदुरप्पा बैठे थे, जो कि मेरे ख्याल से 1 दिन या फिर 54 घंटे के आसपास के लिए बैठे थे। सवाल का सही जवाब कर्नाटका। कर्नाटका की राजधानी बेंगलुरु, बेंगलुरु का नाम बैंगलोर से बदला गया था सन 2013 में। इसके अलावा भारत में जो वोट डालते हैं, वोट डालते टाइम आपकी उंगली पे जो इंक लगाई जाती है, ठीक है ना, उसकी फैक्ट्री आपको कहाँ मिल जाएगी, उसकी फैक्ट्री आपको मिल जाएगी मैसूर में। मैसूर का नाम भी सर मैसूरू कर दिया गया था, मैसूर का नाम भी मैसूरू कर दिया गया था, ये भी किया गया था सन 2013 में। उस फैक्ट्री का नाम जो पेंट बनाती है उसका नाम है मैसूर पेंट्स एंड वार्निश लिमिटेड, मैसूर पेंट एंड
वार्निश लिमिटेड उस कंपनी का नाम है। ये भारत में एकमात्र कंपनी है, मेरे ख्याल से 1911 के आसपास इसकी स्थापना की गई थी। और ये ऐसी कंपनी है जो एशिया में 9 देशों में वो इंक ट्रांसपोर्ट करती है, एशिया के 9 देशों में। एशिया में कुल मिलाकर सर 48 से लेकर 50 कंट्रीज हैं, ये भी याद रखिएगा। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगवा, हुड्डो, भवाई आर सम ऑफ द ट्रेडिशनल फोक डांस ऑफ विच इंडियन स्टेट। अगर मैं विद्यार्थी स्टूडेंट के तौर पर सोचूं, किताब सिंह जी, विश यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर सर, बहुत बहुत ढेरों शुभकामनाएं। आप जो भी चाहें सर जीवन में इस साल 2022 में, वो सभी चीजें आपको प्राप्त हो जाएं। बस शर्त है वो सभी चीजें आपके भविष्य के लिए अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि कई बार हम ऐसा करते हैं कि किसी ऐसी चीज की कामना कर देते हैं जो हमारे भविष्य के लिए खराब होती है। तो मैं ये नहीं चाहूंगा कि आप कोई चीज सोचो और वो आपके भविष्य के लिए खराब हो और आपकी वो मनोकामना पूरी हो। अच्छी मनोकामना जो आप करें सर वो सब पूरी हो, ऐसी ब्लेसिंग्स मैं आपको दूंगा। चलिए, आगवा, हुडो और भवाई आर द सब ट्रेडिशनल फोक डांस ऑफ विच इंडियन स्टेट। अगर सर मैं स्टूडेंट होता, आपकी परिस्थिति में होता, आपकी कंडीशन में होता, तो यहाँ पर ना केवल एक ही चीज पर ध्यान रखता और एक मूवी के बारे में सोचता, हम दिल दे चुके सनम और तेरे हो गए। बस इतना ही याद रखिए। आपको डांस एक याद होगा, उसमें एक मूवी में एक सीन था जिसमें ऐश्वर्या राय बच्चन जी जो थी वो सलमान खान को डांस बता रही होती थी करके कि ये डांस ऐसे, ये डांस ऐसे। वहां वो बोलता है भवाई, और भवाई ये लिखा सर। ये भवाई को पढ़ते ही आपको गुजरात टिक कर देना था, ऑप्शन नंबर सी। सर जिस चीज का इस्तेमाल जहां हो सकता है, जो आपको भगवान ने मेमोरी दी है, जिसको आप डेवलप कर रहे हैं, अपने दिमाग को विकसित कर रहे हैं, मेमोरी को और स्टोरेज को बढ़ा रहे हैं, उसका इस्तेमाल जब पेपर में जिस तरीके से हो सकता है वैसे करना होता है। सवाल का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी है। अनिल अमित कुमार जी, विश यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं मेरी तरफ से। सवाल का सही जवाब गुजरात है। तरीका समझ आया। मैं जब पेपर देता हूं तो मैं कहीं ना कहीं इस पैटर्न को फॉलो करता हूं कि मैंने क्या चीज कहां पर देखी थी, सभी चीजों को मैं कहीं ना कहीं रिजैम्बल करके आंसर को करने की कोशिश करता हूं। ऑप्शन नंबर सी सवाल का सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन। द लास्ट संडे ऑफ जनवरी इज जनरली ऑब्जर्व्ड एज विच ऑफ दीज डे। अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा बढ़िया क्वेश्चन है। जनवरी के अंतिम रविवार को आमतौर पर निम्नलिखित में से कौन सा दिवस मनाया जाता है। सर ये ना एक बहुत ही विवादास्पद मुद्दा रहा है बच्चों के बीच, विद्यार्थियों के बीच, कि यार वो 30 जनवरी को लेप्रोसी डे मनाते हैं, 31 को मनाते हैं, या लास्ट संडे। यहाँ पर लिखा हुआ है द लास्ट संडे ऑफ जनवरी इज सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड लेप्रोसी डे। विश्व कुष्ठ दिवस जो है सर वो मनाया जाता है लास्ट संडे ऑफ जनवरी। एक सवाल आपसे और पूछना चाहूंगा, महात्मा गांधी जी का असैसिनेशन कब हुआ था? महात्मा गांधी जी को कब मारा गया था, उनकी हत्या कब की गई थी? एक इसका और जवाब दे दीजिए ताकि मेरा काम आपकी तरफ से पूरा हो जाए। ये बात तब की है जब ये बात तब की है जब सरदार वल्लभ भाई पटेल और नेहरू में, पंडित जवाहरलाल नेहरू में ठनी हुई थी, जबरदस्त ठनी हुई थी, एक दूसरे की शक्ल देखना तक पसंद नहीं कर रहे थे। ये बात उस समय की है और महात्मा गांधी ने सरदार पटेल को बुलाया और मुलाकात करते हुए कहा कि आप दोनों के ही हाथों में इस देश की भागदौड़ है, ये देश आप दोनों के बिना खड़ा ही नहीं हो सकता, तो आप दोनों को मिलकर कहीं ना कहीं काम करना ही होगा। और उसके कुछ समय बाद ही हत्या कर दी गई महात्मा गांधी की। और अगर आप ढंग से पढ़ेंगे ना इतिहास को, पॉलिटिकल वाले इतिहास को, तो सरदार पटेल हमेशा खुद को ही दोषी मानते रहे। सरदार पटेल बीमार हुए, सरदार पटेल को उसके कुछ समय बाद एक हार्ट अटैक आया। इस हार्ट अटैक की खबर मिली, पंडित जवाहरलाल नेहरू को, भागे भागे गए हॉस्पिटल, पहुंचे, जाके मुलाकात करी और बोला कि आप अपने आप को दोषी मत मानिए, क्योंकि आपको याद होगा, याद क्या होगा, बेसिक सवाल है, सरदार पटेल भारत के पहले गृह मंत्री भी थे। डेप्यूटी पीएम के साथ साथ सरदार पटेल भारत के पहले गृह मंत्री भी थे, और गृह मंत्री का ही काम होता है सिक्योरिटी मुहैया करवाना, ये आप जानते ही होंगे, ठीक है ना। तो सिक्योरिटी उनकी थी, सिक्योरिटी भेज रखी थी, और वो सिक्योरिटी विफल रही और महात्मा गांधी की हत्या कर दी गई नाथुराम गोडसे के द्वारा, ये सभी आप जानते हैं। इसके साथ साथ इस बात को बहुत कहीं ना कहीं दिल पे लगाया, मगर जब जाएंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू मिलने और बोलेंगे कि आप बिल्कुल अपने आप को मुक्त मानिए इन चीजों से, मैं भागदौड़ संभाल लूंगा सारे काम की, आप परेशान मत होइए और खुद को दोषी मत मानिए, आपकी कोई गलती नहीं है, गले लगेंगे और भविष्य आप देख रहे हैं आज बहुत बेहतर परिस्थिति में हम लोग, अगर उस परिस्थिति से कंपेयर किया जाए। क्लियर। 30 जनवरी 1948 को किया गई थी हत्या। ये सभी चीजें याद रखना, बेसिक सवाल है सर, ठीक है। 30 जैन 1948, और उसके पीछे की कुछ छोटी सी कहानी आपको समझा दी है। अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन। अरे यार आंसर लग गया। कप्तान रूप सिंह स्टेडियम भारत में कहां पर मौजूद है? देहरादून, नागपुर, हैदराबाद या फिर ग्वालियर? नागपुर में एक नदी बहती है, उस नदी का नाम क्या है सर? रिवर का नाम बता दीजिए।
नागपुर में एक नदी बहती है, एक रिवर बहती है, उस नदी का नाम बता दीजिए। आप सभी लोग जानते होंगे शायद, अगर नहीं जानते तो देख लेना। महाराष्ट्र की दो राजधानियां, दो कैपिटल्स आपको मिलेंगी, एक कैपिटल आपको मिलेगी मुंबई और एक कैपिटल आपको मिलेगी नागपुर के भी नाम से, ठीक है, ध्यान से पढ़ेंगे तो मिलेगी, वैसे नहीं मिलती। इसके साथ साथ मुंबई का जो नाम था पुराना वो बॉम्बे हुआ करता था, नाम बदला कब गया था, 1995 में, 1995 में नाम बदल दिया गया था। कैसे? मुंबई के नाम को बॉम्बे के नाम को बदल के कर दिया गया था मुंबई। इसके अलावा अगर सर आप मुंबई को पढ़ेंगे और मुंबई को बैक ले जाके बॉम्बे को पढ़ेंगे ना सर, तो आपको याद आएंगे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के चुनाव। किसके चुनाव? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के चुनाव। हिंदी में इसे हम क्या बोलेंगे सर? हिंदी में हम इसे बोलेंगे संविधान सभा के चुनाव। किसके चुनाव? संविधान सभा के चुनावों की बात मैं कर रहा हूं सर। संविधान सभा के चुनावों में बॉम्बे की सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी बनकर चुनाव लड़ा गया था भीमराव रामजी अंबेडकर के द्वारा, जिन चुनावों में उनकी हार हुई थी, ये बात ध्यान रखना। क्लियर? मेरे ख्याल से सामने जिनके खिलाफ चुनाव लड़ा था पीजी खेर थे, और पीजी खेर ने बहुत ही खिल्ली उड़ाई थी, फिर मतलब हंसी उड़ाई थी, क्योंकि वो स्वर्ण हिंदू और अवर्ण हिंदू वाली बात बन जाती थी वहां पे, अगर आपने पढ़ा होगा। और उस मुद्दे को मैं अभी यहाँ पर डिस्कस नहीं करना चाहता, उस पर कभी और बात करेंगे हम। तो बॉम्बे की सीट से चुनाव कौन हारा था सर? संविधान सभा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। तो आपको याद होगा उनका नाम था BR अम्बेडकर साहब, ठीक है। भीमराव रामजी अम्बेडकर, रामजी सकपाल और भीमाबाई के बेटे। भीमराव रामजी अम्बेडकर ने जीवन में 2 शादियां करी थी। पहली शादी करी थी उन्होंने रामाबाई से, क्लियर, रामाबाई से, जिन्हें वो रामू कहकर पुकारते थे प्यार से। उसके बाद उनकी मेरे ख्याल से डेथ हुई थी 1936 या 35 के आसपास। उसके बाद उन्होंने एक शादी और करी जिनका नाम था सविता, वो मेरे ख्याल से स्वर्ण हिंदुओं में आती थी, जिनसे शादी करी थी। उनके बारे में भी कभी हम विस्तार से चर्चा करेंगे। क्लियर? तो संविधान सभा में चुनाव लड़ा था बॉम्बे की सीट से, वहां से हार गए कांग्रेस की तरफ से। उसके बाद मुस्लिम लीग की तरफ से चुनाव लड़ा था ढाका की सीट से, ढाका वाली सीट से चुनाव लड़ा था, यहां से चुनाव जीत गए थे। मगर चुनाव जीतने के बाद भी ये वाला जो क्षेत्र था चला गया था पाकिस्तान में, तो वो दोबारा फिर से विदाउट सीट हो गए थे। जवाब दे दीजिए पहले सवाल का सही जवाब क्या रहेगा सर? कप्तान रूप सिंह स्टेडियम कहाँ पर मौजूद है सर? कप्तान रूप सिंह स्टेडियम मौजूद है ग्वालियर में। ग्वालियर कहाँ पे मौजूद है? ग्वालियर मौजूद है अपना मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश अगर आप पढ़ेंगे तो ज्योतिरादित्य सिंधिया के बारे में पढ़ना पड़ेगा। उनके पिता माधवराव सिंधिया के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। माधवराव सिंधिया एक व्यक्ति मिलेंगे जिन्होंने 1969-1970s में भारत सरकार के ऊपर एक केस किया था, जिसे हम जानते हैं प्रीवी पर्स के मामले के नाम से, जिसमें हार हुई थी इंदिरा गांधी की और जीत हुई थी माधवराव सिंधिया की। ये भी ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी है सवाल का सही जवाब। बाकी इसमें जो फैक्ट्स हैं, पॉइंट्स हैं, वो आपको समझ आ गए होंगे। द हेडक्वार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड इज लोकेटेड इन। एक एग्जाम हुआ था 2018 के आसपास, उसमें इसकी फुल फॉर्म पूछी गई थी, तो फुल फॉर्म याद रखना। द यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड, यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड फुल फॉर्म है। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है ये बता दीजिए। राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष का मुख्यालय कहां पर मौजूद है? न्यूयॉर्क, लंदन, पेरिस या फिर वॉशिंगटन डीसी? ऑप्शन ए, बी, सी या फिर डी। चाहे सर आपका एग्जाम ग्रुप डी का है, चाहे एसएससी सीजीएल का है, चाहे सीपीओ का है, चाहे पीसीएस देने के मूड में हो, आप किसी भी एग्जाम को देने के मूड में हो, आप आ सकते हो बेझिझक क्लास लेने के लिए। डेली इसी टाइम आपको क्लास मिल जाएगी। इसके अलावा रात 8 बजे आपको क्लास मिलेगी वाईफाई 2.0 पर, ठीक। इसका हेडक्वार्टर कहां पर मौजूद है सर? इसका हेडक्वार्टर मौजूद है न्यूयॉर्क में। अमेरिका की वो बात कर रहा है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की बात कर रहा है, ठीक है। आप बहुत बेसिक सवाल है। अमेरिका के झंडे का जो आयात, मतलब अगर हम देखेंगे लेंथ और ब्रेथ इसकी, तो 10:19 आपको लेंथ और ब्रेथ इसकी मिल जाएगी। साथ के साथ आप जानते ही हैं अमेरिका में 50 स्टेट्स मौजूद है, 50 राज्य मौजूद है। जो बाइडन अभी वहां के मौजूदा राष्ट्रपति हैं, जो कि 46वें नंबर के राष्ट्रपति हैं, क्लियर। 46 नंबर के प्रेसिडेंट है। 43rd नंबर के कौन थे? डब्ल्यू बुश, जॉर्ज डब्ल्यू बुश की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, जॉर्ज डब्ल्यू बुश की मैं बात कर रहा हूँ। 44th नंबर के सर कौन थे? ओबामा साहब थे। 45th नंबर के डोनाल्ड ट्रंप थे। 46 नंबर के आपको मिल जाएंगे जो बाइडन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल। व्हाट इज द करेंसी ऑफ साउथ अफ्रीका? साउथ अफ्रीका की मुद्रा क्या है? ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है सर। हिस्ट्री और पॉलिटी भी करा दो, ठीक है। वैसे तो मैं कोशिश करता हूँ साथ साथ चलती ही रहे आपकी हिस्ट्री पॉलिटी, मिक्स मैच हो गए कुछ ना कुछ। मैं एक आधी कहानी आपको सुनाई देता हूँ,
आपको पूरा का पूरा महाराणा प्रताप पढ़ा दिया, शिवाजी महाराज के बारे में आपको पूरा बता दिया, अकबर आपको पूरा समझा दिया, जहांगीर पे हम थे आजकल, जहांगीर पढ़ रहे थे, शेर शाह सूरी वाले आपको मैटर पूरे समझा दिए, ठीक है। इसके अलावा आपको बाबर समझा दिया, इसके अलावा आपको हुमायूं समझा दिया, इसके अलावा आपको पृथ्वीराज चौहान तृतीय समझा दिया, ये सभी चीजें समझा दी आपको। गौरी के बारे में आपको समझा दिया। इसके अलावा कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया सुल्ताना गुंडों में फंस गई, बलबन के बारे में, अलाउद्दीन खिलजी के बारे में, फिरोज शाह तुगलक के बारे में, मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में, इब्राहिम लोदी के बारे में, बाबर और इब्राहिम लोदी के बैटल ऑफ पानीपत के बारे में, हेमू चंद्र के बारे में, हेमू के बारे में, ये सभी चीजें मेरे ख्याल से मैंने आपको पढ़ा दी है और बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा दी है। अब तो आपको याद रखना चाहिए इन चीजों को। नूर जहां के बारे में, नूर महल के बारे में, हरकाबाई के बारे में, जोधा बेगम के बारे में, सलीम के बारे में, जहांगीर के बारे में, औरंगजेब के बारे में ये भी आपको पढ़ा दिया है। इवन शाहजहां के बारे में भी आपको कुछ चीजें मैंने समझाई हैं, ठीक। अच्छा, विस्तार से, अरे इतने विस्तार से पढ़ाया है, ये मतलब रैंडमली भी इतने विस्तार से पढ़ाया है कि लोग पेड में भी ना पढ़ाए इतने विस्तार से आपको। सवाल का सही जवाब क्या है? साउथ अफ्रीकन रैन रहेगा इस सवाल का सही जवाब। ऑप्शन नंबर सी है क्वेश्चन का सही आंसर। ध्यान रखिएगा। रुद्रेश्वरा मंदिर भारत में कहां पर मौजूद है? तेलंगाना, तमिलनाडु, कर्नाटका या फिर केरल? रुद्रेश्वरा मंदिर भारत में कहां पर मौजूद है? तेलंगाना में, तमिलनाडु में, कर्नाटका में या फिर केरल में? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी। मॉडर्न हिस्ट्री भी करा दीजिए। मॉडर्न हिस्ट्री में आपको गांधी जी के बारे में थोड़ा बहुत समझाया, चलिए एक एक करके समझा देता हूँ उनके बारे में भी। गांधी जी के बारे में, जैसे अम्बेडकर साहब के बारे में तो बहुत कुछ समझाया मैंने आपको, उनसे उठाता हूँ आपको, दादा भाई नौरोजी से उठाता हूँ, दादा भाई नौरोजी समझा देता हूँ आपको, ठीक है। ये वाली मॉडर्न हिस्ट्री ऐसे वाली समझाता हूँ 1857 के बाद की। तो दादा भाई नौरोजी के बारे में, मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में, गांधी जी के बारे में, इसके अलावा अपने तिलक साहब के बारे में, जितने भी बड़े बड़े विख्यात नेता आपको मिलेंगे, पटेल साहब के बारे में, सभी के बारे में आपको एक एक करके मैं स्टेप बाय स्टेप समझाते चला जाता हूँ, आप नोट डाउन कर लेना एक एक करके। मगर रुद्रेश्वरा मंदिर भारत में कहां पर मौजूद है? तेलंगाना, तमिलनाडु, कर्नाटका या फिर केरल? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, सी या फिर डी। हिमाचल प्रदेश की आप तैयारी कर रहे हैं कांस्टेबल की, आप बिल्कुल आराम से शांतिपूर्वक तरीके से मेरी क्लासेस कीजिए, आपको डेफिनेटली बेनिफिट मिलेगा विनीता ठाकुर जी, अच्छा एग्जाम होगा आपका, बिल्कुल 100% गारंटी से देता हूं मैं। इज अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, कौन से नंबर की है ये बता दीजिए। ऑप्शन क्या है स्क्रीन पर? तेलंगाना, तमिलनाडु, कर्नाटका या फिर केरल? ऑप्शन नंबर ए सवाल का सही जवाब है, तेलंगाना इस सवाल का सही जवाब है। ध्यान दीजिएगा, अच्छा सवाल है, ठीक है। रुद्रेश्वरा मंदिर जो है वो यूनेस्को की विश्व धरोहर में भी है और तेलंगाना इसका सही आंसर है। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है। कुवितो इज द कैपिटल, ये जो कुवितो है ना, ये किस देश की राजधानी है? मोल्दोवा की, लताविया की, प्रैग्यो की या फिर इक्वाडोर की? चलिए, जिस जिस पर्सनैलिटी से जो क्वेश्चन बनते हैं हाँ वही करवा दूंगा, उसी तरीके से कराऊंगा जो क्वेश्चन बनते हैं ना। जैसे महात्मा गांधी जी को कौन से स्टेशन पे धक्का दिया गया, ये हो गया सवाल। ये नेशनल कांग्रेस की स्थापना कब की गई? वैसे अगर आप केवल महात्मा गांधी जी पढ़ेंगे ना, तो यहाँ से इंडिया से लेकर साउथ अफ्रीका और साउथ अफ्रीका से वापस आने के लिए पूरी एक किताब आपको मिल जाएगी, गांधी इन साउथ अफ्रीका, वो वाली किताब। तो उसमें से इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स भी हैं, किन से वहां जाकर मिले, किसके कहने पर उन्होंने पार्टी बनाई, वो कौन सा व्यक्ति था जिसको पीटा गया एक अंग्रेज के द्वारा, साउथ अफ्रीका की बात कर रहा हूँ। वो कौन सा व्यक्ति था जिसको पीटा गया, बहुत बेरहमी से मारा गया, उसे कुली कहते थे, मतलब जो हमारी जैसे चमड़ी के लोग होंगे ना, उन्हें कुली कहा जाता था वहां। तो गांधी जी को भी लोग कुली ही मानते थे और गांधी जी की टोपी उतरवा दी गई वहां, जो पगड़ी लगा के अंदर जाएंगे अपने कोर्ट में, वो पगड़ी उतरवा दी गई कि आप कुली हैं, पगड़ी उतार के आइए बाहर, इस प्रकार से। तो बहुत कुछ मिलेगा पढ़ने के लिए, मैं फेमस फेमस चीजें आपको समझा दूंगा केवल, ठीक। क्विटो इज द कैपिटल ऑफ विच कंट्री? सर अगर हम करेंसी की बात करें तो यूनाइटेड स्टेट्स का डॉलर यहाँ पे चलता है। कहाँ की बात कर रहा हूँ मैं? बात कर रहा हूँ इक्वाडोर की। ऑप्शन नंबर डी सवाल का सही जवाब है। करेंसी क्या रहेगी? यूनाइटेड स्टेट्स का डॉलर यहाँ पे करेंसी के रूप में काम करेगा। तो करेंसी भी आप लिख लीजिए, करेंसी अगर आपको लिखनी है, करेंसी क्या रहेगी? करेंसी रहेगी सर यूएस डॉलर। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट सवाल है, ऐसे सवाल आजकल बन रहे हैं एग्जाम में। द हेडक्वार्टर ऑफ विच ऑफ दीज स्पोर्ट्स फेडरेशन इज बेस्ड इन म्यूनिक जर्मनी? इनमें से किस खेल का संघ का मुख्यालय म्यूनिक जर्मनी में मौजूद है? फीफा का, अंतरराष्ट्रीय निशानेबाज खेल संघ का, विश्व शतरंज संघ का या फिर विश्व एथलेटिक्स का? फीफा के हेडक्वार्टर की बात कर रहा है वो, या फिर शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन की, वर्ल्ड चेस फेडरेशन की या फिर वर्ल्ड एथलेटिक्स की? किसका हेडक्वार्टर म्यूनिक जर्मनी में मौजूद है? और सर अगर आप जर्मनी पढ़ना चाहते हैं
तो केवल वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 पढ़ लीजिए, W1 और W2 को आप पढ़ लीजिए, आप जर्मनी के बहुत सारे तत्वों को समझ जाएंगे, बहुत सारे फैक्टर्स को समझ जाएंगे। क्या थी हिटलर की रणनीति, किस प्रकार से हिटलर चीजों को आगे लेकर बढ़ा, क्यों इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेट था, क्या थी वार्से की संधि, ये सभी चीजें आपको वहां पढ़ने के लिए मिल जाएंगी। ठीक है, चलिए कहां पर है ये, मतलब किसका हेडक्वार्टर है यहाँ पे, सवाल का सही जवाब है, हमने पढ़ा था अभिषेक वर्मा के बारे में। अभिषेक वर्मा का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है, आज ही पढ़ा है। अभिषेक वर्मा का संबंध था शूटिंग से, और शूटिंग का हेडक्वार्टर कहां पर मौजूद है सर, म्यूनिक जर्मनी में मौजूद है इसका हेडक्वार्टर। फीफा जो 2018 में हुआ था वो हुआ था सर रशिया में। न्यूज में चल रहा है रशिया और अमेरिका की मीटिंग वाला। इसके अलावा आपने देख ही लिया होगा रशिया से भारत ने खरीदा है S-400, और इस S-400 को चकमा दे दिया है सर इजराइल ने, तो ये भी न्यूज में चल रहा है। क्लियर। इसके अलावा रशिया ने और भी डेवलप कर लिया है S-450 भी, और मेरे ख्याल से S-500 के आसपास भी डेवलप कर लिया गया। क्लियर। रशिया की राजधानी मॉस्को है, करेंसी रूबल है, मॉस्को और रूबल करेंसी है। रशिया आप पढ़ेंगे तो सर आपको पढ़ने के लिए मिलेगा स्टालिन, और मेरे ख्याल से स्टालिन से पहले आपको पढ़ने के लिए, मतलब स्टालिन से पहले ही पढ़ने के लिए मिलेगा आपको लेनिन के बारे में। ठीक है, लेनिन अगर आप पढ़ेंगे तो सर लेनिन में आपको पढ़ने के लिए मिलेगा कि किस प्रकार से उनके भाई को फांसी पर चढ़ा दिया गया, किस प्रकार से पिता की मौत हुई, किस परिस्थितियों में बिस्तर पे बैठे हुए थे भाई बहन, सोफे पे बैठकर बात कर रहे थे, पिता आएंगे बाहर उठकर आकर काम कर रहे थे अपना, बाहर उठकर आकर देखेंगे कि भाई बच्चे अपना काम कर रहे हैं, इतनी देर में देखकर खुशी से अंदर चले जाएंगे, माता लेकर जाएगी चाय लेकर जब पहुंचेगी तो चीखने की आवाज आएगी माता की, जैसे ही बच्चे अंदर देखेंगे जाके तो मूर्छित पड़े हुए थे, डॉक्टर को बुलाया जाएगा, डॉक्टर मृत घोषित कर देगा। उसके ही कुछ समय बाद भाई की खबर आएगी, मतलब बेटे की खबर आएगी, और लेनिन के बड़े भाई की खबर आएगी कि भाई उनको अरेस्ट कर लिया गया है आपराधिक मामले, मतलब षड्यंत्र में। और जो बिल्कुल शरीफ सा भाई था इनका लेनिन का, वो पूरे के पूरे संगठन का हेड बन गया, उसने सारे के सारे अपराधों को अपने सर पे ले लिया, और उनके साथ मेरे ख्याल से 3 लोगों को और फांसी पर चढ़ा दिया गया। तो लेनिन की इस प्रकार की कहानी आपको नजर आएगी। इसके अलावा 2022 में कहाँ होगा सर, अगर फीफा वर्ल्ड कप की बात करें तो कतर में होगा, कतर की राजधानी आपको दोहा मिल जाएगी सर। 2026 में कहाँ होगा, यूएस, मैक्सिको और कनाडा में, यूएस, मैक्सिको और कनाडा में होगा सर 26 में। पहला मुस्लिम देश है, पहली मुस्लिम कंट्री है जहां पे करवाया जा रहा है फीफा वर्ल्ड कप, वो है कतर, ये भी याद रखिएगा। 21वां सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन, इंदिरा प्रियदर्शनी पंच नेशनल पार्क भारत में कहां पर मौजूद है। इंदिरा गांधी का ही पूरा नाम इंदिरा प्रियदर्शनी गांधी था, ये भी याद रखना। इंदिरा प्रियदर्शनी गांधी का जो जन्म है वो हुआ था 19 नवंबर 1917 को, कमला नेहरू और पंडित जवाहरलाल नेहरू की बेटी थी ये। कमला नेहरू और पंडित जवाहरलाल नेहरू की ये बेटी थी जब इनका जन्म हुआ था। तो इनकी दादी का ये, मतलब थोड़ा सा शोक के प्रति दादी ने बोला कि बेटी हुई है, तो मोतीलाल नेहरू ने खुशी से जाम, मतलब वाइन ड्रिंक व्रिंक कर रहे होंगे उस समय, सब लोग बैठे होंगे, तो वाइन का ग्लास हाथ में उठा के बोला कि मेरी पोती मेरा बहुत नाम रोशन करेगी। और आप देखते हैं कि बहुत ही ज्यादा विख्यात महिला है, बहुत ही ज्यादा नाम है इनका, इतिहास के पन्नों को अगर आप राजनीति तौर पर उठाकर देखेंगे तो। क्लियर। इनकी डेथ हुई थी 31 अक्टूबर 1984 को। जितने लोग महात्मा गांधी जी के समाधि स्थल पर नहीं जाते, उससे कई ज्यादा अधिक लोग शक्ति स्थल पर जाते हैं, और शक्ति स्थल आप सभी लोग जानते हैं इंदिरा गांधी जी का समाधि स्थल है। क्लियर, ये भी याद रखिएगा। सवाल का सही जवाब दे दीजिए, इंदिरा प्रियदर्शनी पंच नेशनल पार्क भारत में कहां पर मौजूद है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी। बहुत बढ़िया जी। सवाल का सही जवाब से मध्य प्रदेश है, इंदिरा प्रियदर्शनी पंच नेशनल पार्क आपको मिल जाएगा मध्य प्रदेश में। इंदिरा गांधी जी से संबंधित तो आप मान लीजिए कि एक पूरी की पूरी किताब आप पढ़ लेंगे ना तब भी कम लगेगा आपको पढ़ा हुआ। ठीक है, किस प्रकार से फिरोज गांधी मेरे ख्याल से लंदन वंदन में प्रपोज करते हैं इन्हें। ठीक है, और प्रपोजल फिर वहां पे स्वीकार किया जाएगा, पढ़ने जाएंगी वहां पढ़ाई में दिल नहीं लगेगा, मतलब पढ़ नहीं पा रही होंगी, बहाने बनाया करती थी इंदिरा गांधी जी बीमार होने के, क्योंकि एक सब्जेक्ट को लैटिन जो मिलेगा ना, लैटिन लैंग्वेज, उसमें हमेशा ही 1-2 बार फेल हुई उसमें। क्लियर। सवाल का सही जवाब मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नाटो के हेडक्वार्टर की बात कर रहा है। नाटो की स्थापना जितना मुझे याद है 4 अप्रैल 1949 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर ब्रसल्स बेल्जियम में आपको मिल जाएगा। मेरे ख्याल से 28 से 30 के आसपास इसमें कंट्रीज आपको नजर आएंगी, मेंबर कंट्रीज 29 to 30 मेंबर कंट्रीज इसमें आपको नजर आएंगी। ठीक है,
हेडक्वार्टर ब्रसल्स बेल्जियम में आपको मिल जाएगा, बता दीजिए इसका हेडक्वार्टर। अच्छा मैंने बता ही दिया, हेडक्वार्टर ही पूछ रहा था क्या? ठीक है जी, हेडक्वार्टर ही पूछ रहा था, मैंने हेडक्वार्टर ही बता दिया, बताइए सीधा। चलिए ऑप्शन नंबर डी सवाल का सही जवाब है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रेडी ऑर्गेनाइजेशन की वो बात कर रहा है। ऑप्शन नंबर डी है इस सवाल का सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ दीज इज करेक्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सही मेल खाता है? सवाल ये है, आगाती एयरपोर्ट लक्षद्वीप में है, तुलिहाल हवाई अड्डा मेघालय में, सानेवाल एयरपोर्ट राजस्थान में है, या फिर पटनागर हवाई अड्डा वेस्ट बंगाल में मौजूद है? खेला हुए वाला। चलिए जी, सर क्लास का टाइमिंग, सर क्लास का टाइमिंग देखिए, एक तो आपको 3 बजे मिल जाएगी ये वाली क्लास वाईफाई स्टूडियो चैनल पे, और सर एक क्लास आपको रात 8 बजे मिलेगी वाईफाई 2.0 चैनल पे, ये वाली आपको मिल जाएगी वाईफाई 2.0 चैनल पे। क्लियर? विच ऑफ दीज इज करेक्ट, निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो सही है? बहुत बढ़िया, ऑप्शन नंबर ए ही सही है। आगाती हवाई अड्डा जो है वो आपको लक्षद्वीप में मिल जाएगा। भारत का सबसे छोटा केंद्रीय शासित प्रदेश भी लक्षद्वीप है, मेरे ख्याल से 32.6 स्क्वायर किलोमीटर वर्ग जितना क्षेत्र है। अप्रोक्स अप्रोक्स भी मेरा लगभग ठीक होता, ध्यान रखना 32.6 स्क्वायर किलोमीटर जितना क्षेत्र आपको मिल जाएगा। क्लियर? ऑप्शन नंबर ए सवाल का सही जवाब है, अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट इज नोन फॉर इज ट्रेडिशनल कर्मा डांस, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य है जो अपने पारंपरिक कर्मा नृत्य के लिए जाना जाता है? उत्तर प्रदेश, बिहार, हिमाचल प्रदेश या फिर हरियाणा? चलिए जी, कौन सा राज्य है जो अपने ट्रेडिशनल कर्मा डांस के लिए जाना जाता है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, सी या फिर डी। ये राज्य आपको वो मिल जाएगा जहां सासाराम बिहार में आपको शेर शाह सूरी का टॉम्ब नजर आएगा। और आप सभी लोग जानते हैं शेर शाह सूरी की मौत कैसे हुई थी, उनकी मृत्यु कैसे हुई थी? कालिंजर के फोर्ट पर हमला करने गए थे, कालिंजर के फोर्ट पे तोप का गोला फायर किया, वो तोप का गोला दीवार से टकराकर वापस आ गया, जहां खड़े हुए थे शेर शाह सूरी वहीं बारूद भी था, और बारूद में आके गिरेगा वो, जबरदस्त ब्लास्ट होगा और सर वहीं पर मौत हो जाएगी शेर शाह सूरी की। मगर ध्यान रखना सवाल का सही जवाब बिहार जरूर है, मगर अगर साथ में झारखंड भी दिया होता तो दोनों ही राज्य फेमस है इस डांस के लिए। अब विद्यार्थी पूछेगा दोनों दिए हो तो क्या टिक करेंगे? इसको थोड़ी है यार, एग्जामिनर समझदारी से खेलेगा। ऐसे दे सकता है, ए बिहार, बी झारखंड, सी उत्तर प्रदेश, डी ए एंड बी बोथ। ए एंड बी का मतलब बिहार और झारखंड दोनों। ध्यान रखना अगर बिहार ना दिया हो तो झारखंड ही टिक करना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही जवाब है, मगर मैंने आपको थोड़ा सा और विस्तार से समझा दिया। पीडीएफ कहाँ मिलेगी सर? विदाउट आंसर मिलेगी सर, पीडीएफ में आंसर नहीं मेंशन करता, मेरी ये खराब हैबिट है। अब देखिए यहाँ क्वेश्चन पढ़ा दिए, आपको याद भी हो गए, अब आप केवल पीडीएफ को प्रैक्टिस में लीजिए ना, पीडीएफ पे हाथ रख के रटना थोड़ी है, पीडीएफ केवल प्रैक्टिस के लिए होती है, उसको सॉल्व करिए फिर। येरेवान इज द कैपिटल ऑफ विच कंट्री, ये जो येरेवान है ना किस देश की राजधानी है? आइसलैंड, कोटा डी आइवोरी की, बोट्सवाना की या फिर अर्मेनिया की? चलिए, हाँ जी बिल्कुल, फोर्ट तो कॉमन ही रहेंगे ना, जीतने वाले हारने वाले फोर्ट्स तो कॉमन ही रहते हैं। चलिए जी, सवाल आपकी स्क्रीन पर है, येरेवान इज द कैपिटल ऑफ विच कंट्री? आइसलैंड, कोटावी आइवोरो, बोट्सवाना या फिर अर्मेनिया? एक ना सवाल पूछा गया था दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में, मेरे ख्याल से गरबा था या फिर भवाई था, मेरे ख्याल से भवाई था। उसमें ऑप्शन में शायद उसने गुजरात दिया ही नहीं था, राजस्थान दिया था, तो वहां उस सवाल का सही जवाब राजस्थान ही टिक हुआ था और विद्यार्थी करके ही नहीं आया था। तो एक चीज याद रखना, एक ही डांस एक से ज्यादा राज्यों में परफॉर्म किया जा सकता है, डिपेंड कर सकता है उस समय ऑप्शन में क्या दिया गया। ठीक है, इसको अच्छे से दिमाग में बिठा लेना, चैलेंज करने के मूड में मत जाना कि हम तो चैलेंज ही करके आएंगे, एक ऑप्शन ही गलत दे दिया उसने। सवाल का सही जवाब अर्मेनिया है, ऑप्शन नंबर डी है इस सवाल का सही जवाब। येरेवान जो है वो किस देश की राजधानी है? तो अर्मेनिया। येरेवान इज द कैपिटल ऑफ अर्मेनिया। करेंसी आपको मिल जाएगी द्रम। ठीक है, करेंसी आपको मिल जाएगी द्रम। मैं भाई आपको हिस्ट्री पढ़ा दूंगा, पॉलिटी पढ़ा दूंगा, इसके अलावा मैं आपको करंट अफेयर्स थोड़ा बहुत करवा देता हूँ, साथ साथ स्टैटिक जीके की क्लासेस आपको मिल जाएंगी, 4-5 सब्जेक्ट की क्लासेस आपको मेरे साथ मिल जाएंगी आराम से। सवाल का सही जवाब अर्मेनिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रंजीत सिंह गोल्ड कप इज रिलेटेड टू विच ऑफ दीज स्पोर्ट? रंजीत सिंह साहब के बारे में पढ़ेंगे जब पंजाब के बारे में पढ़ेंगे थोड़ा सा। तो रंजीत सिंह गोल्ड कप का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट या फिर
बैडमिंटन, फटाफट। चलिए जी, रंजीत सिंह कब का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? ऑप्शन ए है, बी है स्क्रीन पर, सी है या फिर डी। क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? ये वो खेल है जिसमें भारत ने लगभग 39 ईयर्स बाद एक मेडल प्राप्त किया है ओलंपिक्स में, ब्रॉन्ज मेडल। हमारे हॉकी के कैप्टन है अभी मनप्रीत सिंह, कोच आपको मिल जाएंगे ग्राहम रेड। हॉकी में खिलाड़ी जो खेलते हैं उनकी संख्या 11 होती है। HCF आप याद रख लेना, हॉकी में 11, क्रिकेट में 11, फुटबॉल में भी 11। ठीक। महिला टीम की कैप्टन रानी रामपाल। विच ऑर्गेनाइजेशन पब्लिश द डेमोक्रेसी इंडेक्स? कौन सा संगठन लोकतांत्रिक सूचांक प्रकाशित करता है? चलिए जी, कौन सा संगठन है जो ये प्रकाशित करता है? विच ऑर्गेनाइजेशन पब्लिश द डेमोक्रेसी इंडेक्स? ऑप्शन है आपकी स्क्रीन पर, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी या फिर इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी। सवाल का सही जवाब इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस रहेगा, ऑप्शन नंबर डी है इस सवाल का सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ दिस वर्ल्ड हेरिटेज साइट इज नॉट लोकेटेड इन दिल्ली? निम्नलिखित में से वो कौन सी साइट है? बहुत बेसिक सवाल है। ऑप्शन नंबर बी सवाल का सही जवाब है, इनमें से कौन सी विश्व धरोहर दिल्ली में मौजूद नहीं है? ठीक है, आप सभी लोग जानते हैं हुमायूं का मकबरा कहाँ मिल जाएगा? दिल्ली में ही है। कुतुब मीनार सर दिल्ली में ही है। रेड फोर्ट, लाल किला भी दिल्ली में ही है। लाल किला का इतिहास अगर आप पढ़ना चाहेंगे तो सर आपको शाहजहां को थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा और औरंगजेब को पढ़ना पड़ेगा जबरदस्त तरीके से, क्योंकि औरंगजेब वाले सेक्शन से सवाल कई बार ज्यादा आ जाते हैं शाहजहां के कंपैरिजन में भी। क्लियर? और हुमायूं के बारे में तो पढ़ना ही पड़ेगा, हुमायूं के बारे में अच्छा खासा इतिहास है, मगर हम पढ़ते क्या है? 3 युद्ध, कुल मिला के 4 युद्ध 5 युद्ध, इससे ज्यादा पढ़ते ही नहीं हम, मगर अच्छा खासा इतिहास है हुमायूं के बारे में भी अगर आप पढ़ेंगे कि हुमायूं की मृत्यु कैसे हुई। हुमायूं की मृत्यु भी हम लोग आपको इतना ही बताते हैं कि हुमायूं की मृत्यु हो गई थी सीढ़ियों से गिरकर अपनी लाइब्रेरी की। सर हुमायूं की मृत्यु का जो असली कारण था वो कुछ इस प्रकार से था, अफीम का सेवन ज्यादा करता था हुमायूं, अफीम के नशे में चूर अपनी ही लाइब्रेरी में बैठा हुआ था। ठीक है जी, और वो लाइब्रेरी वो थी सर जो जिसमें पहले कुछ और हुआ करता था, कोई और इमारत थी उसमें, उसे तुड़वाकर हुमायूं बनवाएगा उसमें लाइब्रेरी, और वो जो इमारत थी ना उसे बनवाया गया था शेर शाह सूरी के द्वारा। उसमें बैठकर भाई साहब अपना नशे में बैठे हुए थे और पक्का कट्टरवादी आप मान सकते हैं कि धार्मिक व्यक्ति था। जैसे ही नमाज होती थी नमाज पढ़ने के लिए खड़ा हो जाता था। अब भाई नमाज हुई, नमाज पढ़ने के लिए खड़ा हुआ और नशे में है व्यक्ति, और सीढ़ियों के पास जैसे ही उसने झुकने की कोशिश करी, इस प्रकार से नमाज पढ़ने की झुकने की कोशिश करेगा, तो जैसे ही उसने झुकने की कोशिश करी पैर सीधा लड़खड़ाया नीचे और गिरने की वजह से वो सर पूरा खुल गया और मेरे ख्याल से उसकी मौत हो गई। ठीक है, अब ये बात पता चली, पहुंचाई गई बैरम खान के पास। बैरम खान ने 14 वर्षीय 13 और 14 वर्ष की आयु थी उस समय अकबर की, उसको बताई और अकबर रोते हुए गले लग गया बैरम खान के, और ये बात बोली गई कि ये बात किसी को भी पता नहीं चलनी चाहिए कि हुमायूं की मौत हो चुकी है। ठीक है, और जो हुमायूं की मौत का संदेशा लेकर पहुंचा था ना सर, ये वही व्यक्ति था जिसने अकबर के जन्म होने का संदेशा पहुंचाया था हुमायूं के पास, जो संदेशा लेकर पहुंचा था। और ये वही व्यक्ति मिलेगा सर इतिहास के पन्नों में जिससे हुमायूं ने एक बार घोड़ा मांगा था अपनी बीवी के लिए, मतलब अपनी वाइफ के लिए, कि मुझे घोड़ा दे दीजिए, मुझे भागना है क्योंकि मेरे पर हमला करने के लिए आ रहा है वहां से भाई, काबुल से मेरा ही भाई। अकबर को वहीं बिठाकर, और वो व्यक्ति घोड़ा देने से इनकार कर देता है कि मैं घोड़ा नहीं दूंगा जी आपको, फिर अपनी वाइफ को एक ही घोड़े पर और खुद भी उसी घोड़े पर बैठकर भागेगा और फिर अरब से लेकर आएगा 12,000 सिपाहियों की सेना और आक्रमण करेगा। इस प्रकार का बहुत लंबा चौड़ा इतिहास मिलेगा हुमायूं के बारे में पढ़ने के लिए। ठीक है, मगर यही है कि हमारी गलती है, हम कम पढ़ाते हैं। सवाल का सही जवाब फतेहपुर सीकरी है, ऑप्शन नंबर बी है। बेसिक क्वेश्चन है, ज्यादा दमदार नहीं था। व्हाट इज द नेम ऑफ एनुअल मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड किर्गिस्तान? ये किर्गिस्तान आपको एससीओ में भी नजर आएगा, शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना की गई थी 1996 में, मगर इसका नाम बदला गया था अप्रैल 2001 में। क्लियर? इसमें अभी 9 कंट्रीज मेंबर हैं इस प्रकार से, ट्रक TRUCKK, तजाकिस्तान, रशिया, उज्बेकिस्तान, चाइना, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान। तजाकिस्तान, रशिया, उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद। ताशकंद में 10-11 जनवरी 1966 को निधन हुआ था लाल बहादुर शास्त्री साहब का। चाइना, तजाकिस्तान, रशिया, उज्बेकिस्तान, चाइना, किर्गिस्तान और कजाकिस्तान, 6 ये हो गई। 7वीं भारत आप लिख लीजिए सर, 8वीं पाकिस्तान लिख लीजिए और 9वां लिख लीजिए सर ईरान।
ईरान को इसी बार मिलाया गया था 2021 में। क्लियर। भारत और किर्गिस्तान के बीच जो सेना अभ्यास होता है उसे किस नाम से हम जानते हैं? INS खंजर। बहुत बढ़िया। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही जवाब है। बाकी एक्सरसाइज आपको समझाऊंगा मगर थोड़ा सा भी जल्दी से ले लेते हैं। 25 दिसंबर को सालाना कौन सा दिवस मनाया जाता है? सवाल का जवाब मैं दे देता हूं, गुड गवर्नेंस डे। आप मुझे ये बता दीजिए पहली बार कब मनाया था? ये पहली बार कब मनाया था ये बता दीजिए आप मुझे। फर्स्ट टाइम सेलिब्रेटेड इन विच ईयर? 25 दिसंबर को सालाना मनाया जाता है गुड गवर्नेंस डे। आप सभी लोग जानते हैं, पढ़ा भी होगा। इसी दिन हमारे देश के एक प्रधानमंत्री जिनका 2018 में 16 अगस्त के दिन देहांत हो गया था, अटल बिहारी वाजपेयी साहब। ठीक है, उनका जन्म दिवस है 25 दिसंबर को उनका जन्म हुआ था। इसी के साथ साथ पाकिस्तान के जो पहले गवर्नर थे, आजाद पाकिस्तान, या फिर आप बोल सकते हो जब पाकिस्तान बना तो उसके जो पहले गवर्नर थे उनका नाम था मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना का भी जन्म हुआ था 25 दिसंबर को ही। कब? 1876 में, 1876 में। क्लियर। कायदे आजम के नाम से भी जिन्हें आप जानते होंगे। 1943 में एक पत्र प्रकाशित हुआ था, पत्र का मतलब समाचार पत्र प्रकाशित हुआ था। उसमें एक संपादक थे, एक रिपोर्टर थे जिन्होंने पहली बार मोहम्मद अली जिन्ना को जिसने पहली बार मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम कहकर पुकारा था। उसके बाद जब पटना रेलवे स्टेशन पे उतरेंगे तो पहली बार कायदे आजम के नारे वहां पर लगाए गए थे। इसके अलावा गांधी जी ने मेरे ख्याल से 1944 में जब भेंट करी थी मोहम्मद अली जिन्ना से, समझाने के लिए कि आप मानिए, चीजों को कंट्रोल कीजिए, अच्छी तरीके से आपकी जो भी बातें हैं वो मान ली जाएंगी। बॉम्बे में मोहम्मद अली जिन्ना के घर पे मुलाकात करी थी। वहां पहली बार गांधी जी ने मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम कहकर पुकारा था। इसके अलावा जो पत्र भी एक लिखा था उसमें मोहम्मद अली जिन्ना ने लिखा था कि डियर गांधी, उसका जवाब देते हुए जब गांधी जी ने पत्र वापस लिखा तो उसमें लिखा था डियर कायदे आजम। क्लियर। अगर वो सभी ऐसा इतिहास है जिसकी जरूरत आपको PhD करेंगे तो ही पड़ेगी, ऐसे नहीं पड़ेगी। सवाल का सही जवाब गुड गवर्नेंस डे, ऑप्शन नंबर डी। भारत के एक बहुत ही जबरदस्त प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी भारत के दूसरे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने अपने कार्यकाल में न्यूक्लियर टेस्ट करवाया। आप सभी लोग जानते होंगे 11 और 13 मई 1958 को 1998 को ऑपरेशन या फिर ऑपरेशन शक्ति के नाम से दूसरा न्यूक्लियर टेस्ट करवाया गया था, ध्यान रखिएगा। और इसीलिए 11 मई को सालाना मनाया जाता है टेक्नोलॉजी डे। कौन सा डे? टेक्नोलॉजी डे मनाते हैं सर। कब मनाते हैं? 11 मई को मनाते हैं। ये भी याद रखना, ये भी इंपॉर्टेंट है। क्लियर। उम्मीद करूंगा सवाल आपको समझ आ ही गया होगा सर। चलिए जी, अगर आपको लगता है कि कोई आपको ऐसा असंवेदनशील कंटेंट पढ़ा रहा है जिसके कोई फैक्ट्स नहीं है, जैसे मैं आपको एग्जांपल के तौर पर बताऊं कि कोई अगर आपको बोलता है कि बलूचिस्तान तो अपना ही है, कह रहे नक्शे में जोड़ना भूल गया अपना बलूचिस्तान है, भाई तो वो कोई आधिकारिक चीज थोड़ी है, वो तो आप हवा में तीर मारो। ठीक है, तो उसे आप रिपोर्ट कर सकते हो और विन कर सकते हो प्राइजेस। इसके साथ साथ क्लास सर अगर अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को दबा देना। क्लास का टाइम मैंने आपको बता दिया, दोपहर 3 बजे वाईफाई स्टूडियोज पे और रात 8 बजे वाईफाई 2.0 पर। इन चैनल्स पर मेरी आपको क्लास मिल जाएगी प्रतिदिन। इसी तरीके से हम पढ़ाने की कोशिश करते हैं। चलिए जी, उम्मीद करूंगा अच्छी लगी होगी क्लास आपको। चलिए जी, बहुत बढ़िया। फतेहपुर सीकरी वाला पॉइंट आपने देख लिया होगा, उत्तर प्रदेश यूपी में। ठीक वनिता जी, अगर आपको नहीं पढ़ा तो इसके बारे में भी आपको मैं समझा दूंगा, एक बार पढ़ाऊंगा और समझा दूंगा विस्तार से आपको। ठीक है, चलिए जी, थैंक यू सो मच। अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।